मैंने दांत भींच लिए और अपने चेहरे को छूने तथा मेरे साथ जरूरत से ज्यादा नजदीक होने की इच्छा को किसी तरह दबा दिया। फिर मेज पर रखा फोन उठाकर मेंग यानलिंग को एक संदेश भेजा। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। क्लब हाउस लौटकर मैंने चाबियां फैन तोंग को सौंप दी और कहा कि वह खुद जाकर लोगों को छुड़ा लाए। फैन तोंग मुस्कुराते हुए बोला, भाई, मु बॉस पहले ही बता चुके हैं। बस ये चाबियां मैनेजर चेनलिन को देनी है, फिर हम उन्हें वापस ले आ सकते हैं। चाबियां हाथ में लेते हुए वह खुशी से बोला, शियाओदा, मुझे पता था कि तुम कर लोगे। फिर उसने थोड़ी झिझक के साथ कहा, हालांकि मुझे यहां काम करते ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारे और मुबॉस के रिश्ते के बारे में ज्यादा नहीं जानता। लेकिन जब वो तुम्हें देखते हैं उनकी आंखों में कुछ अलग ही दिखता है। बस करो भाई फैन। मैंने उसे हल्का सा धक्का दिया। अंधेरा होने वाला है, थोड़ी देर में काम भी शुरू हो जाएगा। फैन तोंग समझदार था। उसने तुरंत चुप्पी साध ली। जाते जाते उसने रिसेप्शन के पास रखे एक लॉकर की ओर इशारा किया। उसमें तुम्हारा सामान है। किसी ने कहा था कि तुम कल रात एक बॉस की गाड़ी में भूल गए थे। जाकर देख लो। कल रात? मुझे याद नहीं था कि मैंने कुछ खोया हो। एकमात्र नाम जो दिमाग में आया वह था आन केचियाओ। मैं तेजी से लॉकर के पास पहुंचा और उसे खोल दिया। लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, रिसेप्शन पर खड़ा डेलाई मुझसे पहले ही आगे बढ़ गया। उसने लॉकर से एक प्यारा सा सफेद खरगोश वाला हैंड वार्मर निकाला। उसके बगल में नीले गुलाबों का एक बड़ा और बेहद खूबसूरत गुलदस्ता रखा था। फूलों की पंखुड़ियों पर जमी पानी की बूंदें धीरे धीरे फिसल रही थीं। डेलाई मुस्कुराया और बोला, शियाओदा, लगता है फूल भेजने वाला बॉस तुम्हें पटाने की कोशिश कर रहा है। फिर उसने अपनी अधूरी बात पूरी की। नीले गुलाब पवित्र प्रेम, आजादी की चाह और उन सितारों का प्रतीक होते हैं जिन्हें इंसान सबसे ज्यादा पाना चाहता है। कितना रोमांटिक है। मैं केवल कड़वी हंसी हंस पाया। रोमांटिक? जब हर तरह के खतरनाक अपराधी तुम्हारा पीछा करने लगें, तब रोमांस शब्द का मतलब ही बदल जाता है। शायद डेलाई के चेहरे पर लगा आफ्टर शेव बहुत ज्यादा असर कर रहा था, क्योंकि वह मेरी आंखों में छिपी घबराहट और बेचैनी को बिल्कुल नहीं देख पाया। वह उत्सुकता से मेरे पास झुककर बोला, वैसे वो बॉस है कौन? मैं कल छुट्टी पर था। लगता है तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा ड्रामा मिस कर दिया। डेलाई नया रिसेप्शनिस्ट था, लेकिन मेरे साथ उसका व्यवहार हमेशा अच्छा रहा था। पिछले 2 महीनों में उसने अपनी तेज जानकारी के दम पर मुझे कई बार बचाया था। कौन से ग्राहक अच्छे हैं, किनसे दूर रहना चाहिए, न किसे नाराज नहीं करना चाहिए, वह हमेशा मुझे पहले से बता देता था। खुले तौर पर हो या छिपकर, वह हमेशा मेरी मदद करता था। यहां वह मेरा इकलौता दोस्त था, इसलिए मैंने उससे कुछ छिपाने का फैसला नहीं किया। गहरी सांस लेकर मैंने धीरे से पूछा, डेलाई, तुम आन केचिया को जानते हो? यह नाम सुनते ही डेलाई का चेहरा उतर गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हारा पीछा करने वाली केओजी है। मैंने केवल मजबूर मुस्कान दी। मेरे जवाब की जरूरत नहीं थी। डेलाई सब समझ चुका था। उसने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, कियाओजी को बहुत कम लोग जानते हैं। वह कोनाचिंग की किसी ताकत का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसकी हैसियत। वह कुछ पल रुका। मैं ऐसे समझाता हूं, ब्लैक वाटर गैंग का मुखिया मेंग से भी उससे मिलकर उसे सम्मान से दीदी कहता है। मैं अवाक रह गया। कोनाचिंग में ब्लैक वाटर गैंग का नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। उस गैंग का सरगना एक जवान औरत को दीदी कहे, यह कल्पना से परे था। क्यों? मैंने पूछा। डेलाई ने अपना हाथ उठाकर बंदूक का इशारा बनाया। क्योंकि उसके हाथ में यह है। लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह नहीं समझ पाया। आखिर कोनाचिंग में हथियारबंद लोग कोई अनोखी बात नहीं थे। मैंने कहा, सिर्फ यही वजह नहीं हो सकती। डेलाई मुस्कुराया। अच्छे दिमाग वाले हो। वही मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, वह यहां की किसी भी शक्ति संघर्ष में हिस्सा नहीं लेती। ऊपर से उसके पास कोई बड़ा संगठन भी नहीं दिखता, लेकिन उसके लोग बंदरगाह और आसपास के जंगलों को नियंत्रित करते हैं। मैं तुरंत समझ गया। अगर कोनाचिंग एक बंद घाटी था, तो आन केचियाओ उस घाटी का एकमात्र दरवाजा थी। अंदर जो चाहे को हो, जितनी चाहे सड़ांध फैले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाहर आना या अंदर जाना है तो उसकी अनुमति चाहिए। डेलाई का चेहरा गंभीर हो गया। शियाओदा,
उसकी नज़र में आ जाना अच्छी बात नहीं है। मैंने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मुझे पता है, हम तो कल ही मिले थे, बस एक संयोग था। शायद उसका केवल कुछ समय का शौक हो, इसे पीछा करना नहीं कह सकते। डेलाई कुछ और कहना चाहता था, लेकिन तभी दरवाजे से ग्राहकों का एक नया झुंड अंदर आने लगा। दोनों तरफ के वेटर तुरंत झुककर उनका स्वागत करने लगे। डेलाई ने भी तुरंत अपनी प्रोफेशनल मुस्कान पहन ली और मुझे शराब वाले कमरे में जाकर तैयारी करने का इशारा किया। लेकिन क्लब में काम करने वाले लोगों की कमी नहीं थी। ऊपर से फैन टोंग भी वहां नहीं था। ऐसी हालत में कमाई का मौका मेरे हिस्से आने वाला नहीं था। आज भी शायद बिना पैसे कमाए दिन निकल जाता। मैंने सोचा कि बेहतर है कुछ देर के लिए मू वूशवांग के ऑफिस में जाकर आराम कर लूं। लिफ्ट तीसरी मंजिल पर खुली। बाहर कई मोटी और शराब के नशे में धुत औरतें खड़ी थीं। उनके पीछे खड़ा एक गुर्गा हकलाते हुए बोला, बहन दाओ, उसके कपड़े देखकर लगता है कि वो कोई बड़ा ब्रांड पहनती है, शायद फैक्ट्री की कर्मचारी नहीं है। कल ही माँ लियू का कान काट दिया गया था। हम तो यहां समझौता करने आए हैं, मुसीबत मत खड़ी कीजिए। लेकिन दांव बहन ने उसकी एक न सुनी। उसने हाथ बढ़ाकर सीधे मेरी छाती को छूने की कोशिश की। मैंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। बिना एक पल गंवाए उसकी आंखों की तरफ अपने नाखून मार दिए। आ! दांव बहन चीख उठी। उसने अपनी आंख पकड़ ली और दर्द से कराहने लगी। हरामजादे, तुझे इज्जत दी और तू नखरे दिखा रहा है। उसने गुस्से से चिल्लाकर अपने आदमियों को आदेश दिया, इसे पकड़ लो। लिफ्ट से निकलकर मैं रोशनी से जगमगाते गलियारे में पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। समझौता करने आए हैं। अगर मेरा अंदाजा सही था तो ये लोग जिस शख्स से समझौता करने आए थे वह जरूर आन के चियाओ थी। वह निश्चित रूप से इसी मंजिल के किसी प्राइवेट कमरे में मौजूद होगी। मैंने जल्दी से एक ऐसा कमरा चुना जिसके बाहर कोई वेटर नहीं खड़ा था और बिना झिझक दरवाजा खोलकर अंदर घुसने ही वाला था कि अचानक मेरी गर्दन के पीछे कसकर पकड़ लिया गया। ओए लड़के, जीना नहीं है क्या? कहां भाग रहा है? स्कार फेस ने मेरी कॉलर पकड़कर मुझे जोर से पीछे खींच लिया और धड़ाम से जमीन पर फेंक दिया। कमरे के अंदर चल रही बातचीत तुरंत रुक गई। बीच में बैठी आन केचियाओं ने नजर उठाकर देखा। जब उसकी निगाह जमीन पर पड़े मुझ पर पड़ी तो उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं। वह बिना कुछ कहे कुर्सी पर पीछे टिक गई। उसका आधा चेहरा अंधेरे में छिप गया था और चेहरे पर खतरनाक सख्ती झलक रही थी। दांत भींचकर उसने पूछा, क्या हुआ? स्कार फेस ने जमीन पर थूकते हुए कहा, कियाओ जी, माफ कीजिए, इस लड़के की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। इसने मुझे खरोंच दिया और आपको भी परेशान कर दिया। मैं अभी इसे बाहर ले जाकर सबक सिखाता हूं। आन केचियाओ हल्के से हंस पड़ी। उसने दोनों ओर बैठे आयिंग और राफी को इशारा किया, जरूरत नहीं, सब अंदर आ जाओ, इसे मैं खुद संभालूंगी। उसके शब्द खत्म होते ही स्कार फेस कुछ कहने ही वाली थी कि आयिंग और राफी एक साथ खड़े हो गए। झटके से पिस्तौलें निकल आईं और काली बंदूक की नाल सीधे स्कार फेस के सिर पर टिक गई। अंदर। दरवाजा बंद कर दिया गया। आन केचियाओ ने स्कार फेस के चेहरे पर मेरे द्वारा छोड़ी गई खून की खरोंच को हल्के से छुआ और फिर मेरी तरफ देखकर नरमी से कहा, इधर आओ। मैं धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ, सामने बैठी कई महिलाओं के बीच से गुजरा और आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसकी ओर बढ़ गया। असल में मैं अच्छी तरह समझता था कि इसे कहते हैं एक ताकतवर का दूसरे ताकतवर पर काबू। मैं उसके बगल में बैठ गया और तुरंत सफाई देने लगा। क्या हो जी, मुझे नहीं पता था कि आप अंदर हैं। मैं जानबूझकर नहीं घुसा था। फिर मैंने स्कार फेस की ओर इशारा किया। ये मुझे छूना चाहती थी, मेरा फायदा उठाना चाहती थी और कह रही थी कि मुझे। मैं बात अधूरी छोड़कर सावधानी से आन केचियाओं के चेहरे का भाव देखने लगा। महिला ऊपर से शांत दिख रही थी। वो आराम से शराब पी रही थी, लेकिन उसकी भौहों के बीच खतरनाक क्रूरता साफ दिखाई दे रही थी। मुझे शिकायत करते देख शायद उसे समझ आ गया कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसने अपनी भावनाएं दबाईं और शांत स्वर में पूछा, तो तुम चाहते हो कि मैं क्या करूं? स्कार फेस का चेहरा बदल गया। वह गुस्से में आगे बढ़ी और मेरे बोलने से पहले चिल्लाई, अरे बदबूदार लड़के, तेरे जैसे चेहरे वाले को अगर मैं पसंद कर लूं तो ये तेरी किस्मत है और तू हिम्मत कैसे? उसकी बात पूरी होने से पहले ही आयिंग ने ट्रिगर दबाने की तैयारी कर ली। राफी मुस्कुराकर बोला, स्कार फेस, अगर अभी जो शर्तें तय हुई हैं उन्हें कायम रखना चाहती हो तो बेहतर होगा कम बोलो। स्कार फेस ने दांत भींच लिए।
असल में वह किंगमू गैंग की तीसरे नंबर की नेता थी। उनका बॉस वेन जाओ, जिसे अंडरवर्ल्ड में सब शुइगे कहते थे, कल रात मा लियू का कान आन केचियाओ ने काट दिया था। लेकिन शुइगे ने न सिर्फ उसका बदला नहीं लिया, बल्कि अपने लोगों को आन केचियाओ के सामने झुककर माफी मांगने भी भेज दिया। इसी वजह से स्कारफेस पहले से ही गुस्से से भरी हुई थी। अब वह सिर्फ मेरे जैसे एक बदसूरत लड़के को हासिल करके अपनी इज्जत बचाना चाहती थी, लेकिन बदले में आन केचियाओ के लोग उसकी कनपटी पर बंदूक ताने खड़े थे। उसके मन में सवाल था, आखिर यह 20 साल की विदेशी लड़की कौन होती है जो कोना में इतनी दबंगई से घूमती है? शुइगे उससे डर सकता है, लेकिन वह नहीं। स्कारफेस ने अपना गंजा सिर सहलाया। उसकी पहले वाली विनम्रता पूरी तरह गायब हो चुकी थी। मुझे यह लड़का पसंद आ गया है, क्याओ जी। एक बात बताइए, इसे देंगी या नहीं? मेरा दिल धक से रह गया। मुझे अच्छी तरह पता था कि उसे मैं पसंद नहीं था। वह बस अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाना चाहती थी, और साफ दिखाई दे रहा था कि स्कारफेस आन केचियाओ से डरती नहीं थी। अगर आन केचियाओ मेरी रक्षा करती और मुझे सौंपने से इनकार कर देती, तो दोनों पक्षों की शांति वार्ता लगभग टूट जाती। मेरे अंदर इतनी अहमियत नहीं थी कि मैं खुद को इस समझौते से ज्यादा कीमती समझूं। ऊपर से मैं आन केचियाओ का वह राज्य भी जानता था। मेरे लिए यह उसका सबसे अच्छा मौका था कि बिना किसी को शक हुए मुझे खत्म कर दे। जितना सोचता उतना डर बढ़ता जाता। मेरी पुतलियाओं तक कांपने लगीं। घबराहट में मैंने अनजाने में उसका पतला और मजबूत हाथ पकड़ लिया और थोड़ा उसकी तरफ खिसक गया। आन केचियाओ ने मेरी डरी हुई आंखों में झांका, जैसे उसे कोई दिलचस्प चीज मिल गई हो। उसके होंठ हल्के से ऊपर उठे। फिर उसने मेरी कलाई पकड़कर धीरे से खींचा। अगले ही पल मैं सीधे उसकी बाहों में जा गिरा। मेरा पूरा चेहरा उसके नरम और गर्म सीने से टकरा गया। उसके शरीर से निकलती ठंडी लेकिन आकर्षक खुशबू ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। मैं उठने की कोशिश करने ही वाला था कि उसने एक हाथ से मेरे सिर के पीछे दबाकर मुझे फिर अपनी बाहों में रोक लिया। मैं अंदर ही अंदर अवाक रह गया। फिर उसने नजर उठाकर स्कारफेस की ओर देखा। उसकी आंखों से निकलती बर्फ जैसी ठंडी नजर ने पूरे कमरे का माहौल जमा दिया। आन केचियाओ के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा, मेरा आदमी, क्या तुम उसके लायक भी हो?" स्कारफेस स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गई। जब से उसने आन केचियाओ को जाना था, ये औरत हमेशा पुरुषों के प्रति ठंडी और उदासीन रही थी। उसे हमेशा लगता था कि आन केचियाओ किसी भी आदमी को पसंद नहीं करती, लेकिन अब देखकर लगा कि बात कुछ और ही है। उसका स्वाद ऊंचा नहीं था, बल्कि बेहद साफ था। वह सचमुच मेरे जैसे आदमी को पसंद करती थी। अगर उसे पहले पता होता तो वह मुझे एक नजर भी न देखती, यहां तक कि मेरे बाल का एक सिरा भी न छूती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बात मुंह से निकल चुकी थी। अगर इस समय वह पीछे हट जाती तो कइंगमू गैंग की पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। कियाओ जिये पहले ही समझ चुका था कि स्कार के इरादे अच्छे नहीं हैं। उसने जीभ फेरते हुए अपने दांतों पर मुस्कान बिखेरी। लेकिन तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सहयोग आपसी सहमति से होता है। मैं तो बस चाहती हूं कि तुम्हारा आदमी एक रात मेरे साथ बिताए। तुम उसे देने में हिचकिचाओगी तो नहीं? सही जवाब। आन केचियाओ हल्का सा मुस्कुराई। उसने हाथ बढ़ाकर सामने रखा वाइन ग्लास मेज पर उल्टा रख दिया। टन। मैं हिचकिचाऊंगी? आवाज बेहद शांत थी, लेकिन उसमें दबाव इतना था कि कमरे का माहौल जम गया। उसकी नजर हल्के से नीचे घूमी। आ यिंग और राफी के चेहरे तुरंत सख्त हो गए। दोनों ने अपनी पिस्तौल की पकड़ कस ली, मानो अगले ही पल गोली चलाने को तैयार हों। स्कार के पीछे खड़े गुर्गे भी कोई कमजोर लोग नहीं थे। कमरे का माहौल पल पल तनावपूर्ण होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस एक चिंगारी बाकी है और लड़ाई छिड़ जाएगी। स्कार की आंखें और अधिक भयावह हो गईं, लेकिन उसे भीतर का अपमान निगलना पड़ा। उसने मजबूर होकर सिर हिलाया। समझ गया, मैं समझ गया शुइगे। फोन कटने के बाद उसने दांत भींचे और अनिच्छा से अपने आदमियों को इशारा किया, बंदूकें नीचे करो। फिर वह आगे बढ़ा और दोनों के लिए शराब डाली। उसने गिलास बढ़ाकर आन के चियाओ की ओर किया, लेकिन आन के चियाओ ने उसे जरा भी सम्मान नहीं दिया। न गिलास लिया, न कोई जवाब दिया। स्कार ने गिलास वापस रखा और मजबूर मुस्कान के साथ बोला, इस बार मेरी ही बदतमीजी थी। उम्मीद है क्याओ जी इसे दिल पर नहीं लेंगी। यह जाम मेरी माफी समझिए। मैं पीता हूं, आप चाहें तो मत पीजिए। ये कहकर उसने सिर पीछे झुकाया और कुछ ही घूंट में पूरा गिलास खाली कर दिया।
धड़ाम! गिलास मेज पर इतनी जोर से रखा कि कांच की मेज तक कांप उठी। फिर वह मुड़ा और बाहर निकलने लगा। रुको! जैसे ही दरवाजा खोलने वाला गुर्गा हैंडल पकड़ने वाला था, आन केचियाओ की शांत आवाज फिर गूंजी। उसने ठंडे स्वर में कहा, अभी अभी इस औरत ने अपने दाहिने हाथ से मुझे छुआ था और जमीन पर भी फेंका था। जाना है तो जा सकती हो, लेकिन अपना वही हाथ यहीं छोड़कर जाओ। स्कार का धैर्य आखिर टूट गया। वह पलट कर गरजा, तुम्हारा मतलब क्या है? फिर उसने उंगली उठाकर आन के चियाओ को गालियां देनी शुरू कर दी। सच में खुद को बहुत बड़ा आदमी समझने लगी हो? ये कोनाचिंग है, यहां मेरा इलाका चलता है। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी क्या ओजी वाली अकड़। काफी समय से तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। ढाई! एक गोली ने हवा को चीर दिया। आ यिंग की पिस्तौल से निकली गोली सीधे स्कार के दाहिने हाथ में जा धंसी। क्षण भर में खून फव्वारे की तरह उछल पड़ा और उसकी आस्तीन तथा उंगलियां लाल हो गईं। स्कार दर्द से चीख उठा। उसके पैर लड़खड़ा गए। अगर पीछे खड़े गुर्गों ने उसे संभाला ना होता तो वह वहीं गिर पड़ता। उसकी सांसें भारी और तेज हो गईं। कमरे में उसकी दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं। अब तक दोनों पक्षों के बीच की आखिरी परत भी हट चुकी थी। स्कार के आदमियों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर से कमर पर रखी बंदूकों की ओर हाथ बढ़ाया। लेकिन इस बार आयिंग और राफी ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। दोनों बिजली की गति से आगे बढ़े। गुर्गे बंदूक निकाल भी नहीं पाए थे कि दोनों की घूमती हुई साइड किक उनके शरीरों पर पड़ चुकी थी। सिर्फ एक पल में छहों आदमी जमीन पर जा गिरे। वे दर्द से कराहते हुए फर्श पर लौटने लगे। अगले ही क्षण आयिंग और राफी के बाएं हाथों में भी पिस्तौलें चमक उठीं। चारों बंदूकों की नालें सीधे उन लोगों के सिरों पर तनी हुई थीं। सब कुछ इतना तेज हुआ कि किसी को संभलने का अवसर ही नहीं मिला। हालांकि स्कार के पास लोग ज्यादा थे, लेकिन असली लड़ाई लड़ने की उनकी क्षमता बहुत कम थी। उसे आखिर समझ में आ गया कि शुइगे ने अपमान सहकर भी आन के चियाओ से दुश्मनी लेने की हिम्मत क्यों नहीं की। ये लोग आम दिनों में कोनाचिंग में दादागिरी करते थे, लेकिन सचमुच किसी की जान लेने की नौबत आए तो उनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी। लेकिन सामने बैठी यह औरत, वह पूरी तरह पागल थी। स्कार दर्द से तड़पते हुए भी सोफे पर बैठी उस आलसी सी दिखने वाली महिला को घूरता रहा। उसकी काली आंखों में आन के चियाओ का ठंडा और निर्दयी चेहरा प्रतिबिंबित हो रहा था। उसे तनिक भी संदेह नहीं था कि अगर अभी आन के चियाओ एक शब्द कह दे तो उसके दोनों अंगरक्षक बिना झिझक ट्रिगर दबा देंगे और उन सबको गोलियों से छलनी कर देंगे। मौत के सामने इंसान का जीवित रहने का स्वभाव भय को कई गुना बढ़ा देता है। स्कार के भीतर भी डर पागलों की तरह फैलने लगा। उसके चेहरे से सारी अकड़ गायब हो चुकी थी। पसीना और खून मिलकर उसकी उंगलियों से टपक रहे थे और फर्श पर गिर रहे थे। हर गिरती बूंद उसकी बची खुची हेकड़ी को तोड़ रही थी। आखिरकार उसने कांपते हुए होंठ खोले, क्या? क्या जी? मैं अंधा था जो आपको पहचान नहीं पाया। मैंने आपकी बेइज्जती की और आपके आदमी का भी अपमान किया। ये हाथ मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। कृपया मुझ पर और मेरी बहनों पर दया कीजिए। हमें जिंदा जाने दीजिए। ये कहते हुए वह धीरे धीरे घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। घुटनों के फर्श से टकराने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। फिर उसने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली। दांत भींचकर बंदूक की नाल अपने ही दाहिने हाथ की हथेली पर रखी। दाएं! गोली चल गई। यिंग की पिछली गोली के साथ मिलकर अब उसके दाहिने हाथ की हड्डियां पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी थीं। चीख इतनी भयावह थी कि मानो उसकी टूटी हुई इज्जत की आखिरी आवाज हो। आन के चियाओ कुछ सेकंड तक चुपचाप उसे देखती रही। उसी समय उसकी बाहों में मौजूद मैं बुरी तरह कांपने लगा। उसने नीचे देखा। अनजाने में मैं उसकी कमर को कसकर पकड़े हुए था। मेरा चेहरा पूरी तरह उसकी छाती में छिपा हुआ था। मैंने सिर उठाने की हिम्मत तक नहीं की। स्पष्ट था कि मैं इस पूरे दृश्य से बुरी तरह डर चुका था। उसके मन में एक ख्याल आया। उसने अपना बायां हाथ हल्के से लहराया। दफा हो जाओ। एक ही पल में वहां मौजूद लोग घबराकर लुढ़कते पड़ते प्राइवेट रूम से बाहर भाग गए। आयिंग और राफी ने अपनी पिस्तौलें समेट लीं। फिर उन्होंने सोफे पर एक दूसरे से सटे बैठे हम दोनों को देखा। दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे की बात समझ ली, मुड़कर बाहर निकल गए और जाते जाते बड़े ध्यान से कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया।
मैंने अपना चेहरा घुमा लिया और आन केचियाओ की तपती हुई निगाहों से बचने की कोशिश की। चाहे कुछ भी हो, मैं बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन आन केचियाओ मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। वह मुस्कुराते हुए मुझसे हिसाब चुकता करने लगी। मैंने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन तुमने मेरा सौदा बिगाड़ दिया। मेरे दिमाग में तुरंत अभी का दृश्य घूम गया। स्कारफेस द्वारा अपनी दाहिनी बांह काट डालने का भयानक मंजर। अब चाहे मैं कितना भी अनजान बनने की कोशिश करता, उससे बच नहीं सकता था। वो ककियाओ जी, धन्यवाद। मैं भविष्य में आपका एहसान जरूर चुकाऊंगा। भविष्य में नहीं। आन केचियाओ की नजरें मेरे कांपते हुए होठों पर टिक गईं। अभी चुकाओ। कैसे चुकाऊं? मैंने कमजोर आवाज में पूछा। महिला मुझे टकटकी लगाकर देख रही थी। उसकी आंखों में भरी हुई चाहत किसी आग की तरह भड़क रही थी। उसने उसे जरा भी छिपाने की कोशिश नहीं की। मेरे दिल में अचानक एक बुरा एहसास फैल गया। क्या यह मुझसे अपने शरीर के बदले एहसान चुकवाना चाहती है? अगर ऐसा हुआ तो क्या मैं भेड़ियों के अड्डे से निकलकर सीधे बाघ की गुफा में नहीं घुस जाऊंगा? आन केचियाओ के जवाब देने से पहले ही मैंने आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से सिर हिलाने लगा। नहीं नहीं नहीं, इतना निर्दयी! मेरे अजीब से इनकार से आन केचियाओ बेहद नाराज हो गई। उसने मेरे ठुड्डी को जोर से पकड़ लिया और सिर हिलाना बंद करवा दिया। दर्द से मेरी सांसें अटक गईं। एक किस भी नहीं कर सकते? कि किस? सिर्फ एक किस? मैंने अविश्वास से आंखें खोल दी। हाँ, आन केचियाओ ने सिर हिलाया। अगर तुम अच्छे बच्चे की तरह मुझे एक किस कर दो तो हम बराबर हो जाएंगे। होठों पर? बिल्कुल। वह झुककर मेरे कान के पास आ गई और धीमी आवाज में बोली, लेकिन वैसी वाली किस चाहिए? मेरा दिल जोर से धड़क उठा। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे कसकर पकड़ लिया हो। मैं उसके बेहद खूबसूरत चेहरे को देखता रहा। उसकी आंखों और भौहों के बीच एक ऐसी दबंगता थी जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता था। कमरे की हवा जैसे जम गई थी। बस हमारी तेज होती सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। काफी देर तक मेरे चुप रहने पर आन खेचियाओ की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी आवाज और भी भारी हो गई, जिसमें साफ धमकी छिपी थी। स्कारफेस अभी बहुत दूर नहीं गया है। अगर इस समय तुम उसके हाथ लग गए, उसके बदला लेने वाले स्वभाव को देखते हुए, उसने एक हाथ खोया है। सोचो, वह तुमसे उसकी भरपाई कैसे करेगा? मैं समझ गया कि आन केचियाओ का धैर्य खत्म होने वाला है। अगर मैं और देर करता तो शायद वह सचमुच मुझे वापस स्कारफेस के हवाले कर देती। मैंने मन ही मन हार मान ली। एक किस खोना जान खोने से बेहतर था। मैंने नाक सुड़कते हुए कांपती आवाज में कहा, ठीक है, मैं किस करूंगा। डरपोक खरगोश! आन केचियाओ हंस पड़ी। वह अपना चेहरा मेरे करीब लाई। उसके पतले और ठंडे होंठ हल्के से मेरे होंठों को छू गए। बहुत अच्छा! आन केचियाओ ने मुस्कुराकर भौं उठाई। तो वो नीला गुलाब पसंद आया? तो सचमुच वही भेजने वाली थी। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। मैं कभी भी आन केचियाओ का प्रेम स्वीकार नहीं करने वाला था, और न ही मैं चाहता था कि वह फिर से मुझे उसका आदमी जैसा कोई टैग दे। इसलिए मैंने बिना झिझक सिर हिला दिया। पसंद नहीं आया? महिला की भौहें हल्की सिकुड़ गईं। क्यों? मेरा दिमाग तेजी से घूमने लगा और मैं बहाने बनाने लगा। आन केचियाओ ने मुस्कुराते हुए मेरी ठुड्डी उठाई। तो फिर यह? मैंने उसकी नजर का पीछा करते हुए नीचे देखा। तभी मुझे पता चला कि उसके ऊनी कोट पर पता नहीं कब एक बेहद खूबसूरत नीले नीलम की तितली वाला ब्रोच लग गया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस ब्रोच की बनावट, रंग और डिजाइन मेरे कंधे पर बने तितली के टैटू से बिल्कुल मेल खाते थे। जरा भी फर्क नहीं था। सिर्फ एक दिन के अंदर आन केचियाओ ने बस एक बार मेरा टैटू देखा था। उसने यह सब कैसे कर लिया? मैं अनायास ही हाथ बढ़ाकर उसे छूने लगा। बोलो! आन केचियाओ ने आलस से पलकें झपकाईं और मेरे कान के पास झुक गई। ये ब्रोच काफी महंगा है। पसंद आया? मैंने तुरंत पूछा। कितने का है? कीमत? आन केचियाओ मेरी तरफ देखती रह गई, फिर बोली, 3 लाख। मेरे चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया। मैं तो उल्टा उसे उतारने ही वाला था। तभी आन केचियाओ ने शांत स्वर में 2 शब्द और जोड़ दिए, अमेरिकी डॉलर। मेरा हाथ वहीं रुक गया। ब्रोच उतारने की जगह मैंने उसे बड़े प्यार से सहलाना शुरू कर दिया। पूरी तितली को बार बार ध्यान से छूते हुए मैं बड़बड़ाया, अच्छा है।
ये बहुत अच्छा है। $3 लाख। अगर इसे पैसों में बदल पाता तो और भी अच्छा होता। मेरी आंखें खुशी से मुड़ गईं और भौहें ऊपर उठ गईं। अमीर लोग सबसे ज्यादा उन लोगों से नफरत करते हैं जो सिर्फ पैसे और हैसियत के पीछे भागते हैं। ऐसे लालची और स्वार्थी इंसान का किरदार निभाकर अगर मैं आन केचियाओ को मुझसे नफरत करवाऊं तो उससे बेहतर क्या हो सकता था। ये सोचकर मैंने बिना हिचकिचाए उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया और उसके बाएं गाल पर जोर से एक किस कर दिया। फिर आंख मारकर बोला, धन्यवाद कियाओ जी, आप तो बहुत उदार हैं। आन के चियाओ के चेहरे पर और भी खुश मुस्कान आ गई। वह मेरी आंखों में देखते हुए बोली, सचमुच एक छोटा सा पैसों का दीवाना हो तुम। मैं पूरी तरह नहीं समझा कि उसका मतलब क्या था, फिर भी बिना शर्माए सिर हिला दिया। मेरी तरफ झुकती हुई छतरी से ज्यादा मुझे वो लग्जरी कार पसंद है जो मुझे हवा और बारिश से बच, और उससे भी ज्यादा वो पैसा जो कभी खत्म ना हो और मुझे जिंदगी भर खाने पीने और मौज मस्ती करने दे। मैंने यह बात पूरी गंभीरता से कही। महिला की नीली आंखें धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थीं। मेरे दिल में डर भी था और उत्साह भी। हाँ, बिल्कुल, यही मौका है। गुस्सा करो, मुझ पर भड़क जाओ, मुझे घटिया और लालची कहो, और फिर तुरंत मुझे यहां से निकाल बाहर करो। मैं सोचते सोचते लगभग हंस ही पड़ा था, लेकिन वह औरत अब भी शांत नजरों से मुझे देख रही थी और एक शब्द भी नहीं बोल रही थी। इंतजार करते करते मैं थोड़ा बेचैन हो गया, इसलिए मैंने सावधानी से पूछा, कियो जी, पैसे से प्यार करना तो हर इंसान की फितरत है। जो मैंने कहा क्या वह गलत है? गलत नहीं। आन के चियाओ के होंठों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान उभरी। वह अचानक झुककर मेरे करीब आ गई। उसकी गर्म सांसें मेरे कानों को छू गईं। फिर उसने हल्के से मेरे कान को दांतों से काट लिया। मिस्टर जी, मेरी जिंदगी में जिस चीज की सबसे कम कमी है वह है पैसा। मेरा दिल धक से रह गया। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम खुद कीमत बताओ। उसके मुलायम होंठ मेरे कान की लौ को छूते हुए मेरी गर्दन तक पहुंच गए। वह जैसे मेरी खुशबू को महसूस कर रही थी। कितने पैसे चाहिए तुम्हें ताकि तुम मेरे आदमी बन जाओ? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आन केचियाओ इस तरह की चाल चलेगी। उसकी आंखों में उमड़ती चाहत को देखकर और अपनी गर्दन पर उसकी गर्म सांसों को महसूस करके ऐसा लग रहा था कि बस मेरे यहां किन्हा कहते ही यह शैतान औरत मुझे यहीं दबोच लेगी। मैंने कड़वी मुस्कान के साथ उसके कंधे को हल्के से धक्का दिया। कियाओ जी, वो मैं बहुत महंगा हूं। अभी मैंने कीमत नहीं सोची है। मुझे थोड़ा समय दीजिए। कितना समय? उसने आंखें सिकोड़ लीं। मेरे पास ज्यादा धैर्य नहीं है। मैं तभी बाहर से आयिंग की आवाज आई। कियाओ जी, उसने दरवाजा खटखटाया। छिंगमू गैंग के वेंजो का फोन है। यह सुनकर मैं जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। मैंने तुरंत दरवाजे की ओर देखकर कहा, अंदर आओ। फिर आन केचियाओ की तरफ मुड़कर बोला, कियाओ जी, शुई भाई आपको ढूंढ रहे हैं। जरूर स्कार वाले मामले की वजह से होगा। वह औरत कोनाचिंग में दसियों साल से राज कर रही है, बेहद निर्दयी है और चालबाजियां खेलने में माहिर। वहां हर कोई उससे डरता है। अगर समझौता हो सकता है तो दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं होगा। मैं आपकी जरूरी बातों में बाधा नहीं डालूंगा। मैं चलता हूं। ये कहकर मैंने उसके जवाब का इंतजार भी नहीं किया। उसे हल्के से अलग किया, उठकर खड़ा हुआ और दरवाजा खुलते ही फुर्ती से बाहर निकल गया। चियाओदा, आज भी ब्लू रोज है। मैंने पूछ लिया था। कियाओ जी ने तुम्हारे लिए पूरे 6 महीने की ब्लू रोज बुक कर रखी है। अगर तुम और नहीं आए तो मेरा घर फूलों की दुकान बन जाएगा। मैंने फोन पर टाइप करके जवाब दिया। क्या वह इन दिनों क्लब आई थी? नहीं। कियाओ जी, जैसी शख्सियत रोज रोज किसी के पीछे नहीं घूमती, वह आमतौर पर दिखाई ही नहीं देती। उस मुकाम पर बैठने वाली औरत के पास कहाँ समय होगा कि हर वक्त तुम्हारे जैसे लड़के के पीछे घूमती रहे। समझ गया। मैंने फोन बंद कर दिया और मेकअप बॉक्स से वह तितली वाला ब्रोच निकाल लिया। रोशनी के नीचे उसे ध्यान से देखा। $3 लाख। इस रकम के साथ मेरे $5 मिलियन के लक्ष्य तक पहुंचने का सपना एक कदम और करीब आ गया था। मैं खुशी से भर उठा। झाओ, चांग पानी का कटोरा लेकर आगे आया। मुवूशुआंग धीरे धीरे अपने हाथ धो रही थी। उसकी निगाहों का एक कोना गलियारे में खड़े मुझ पर पड़ा। इतना उछल कूद क्यों कर रहे हो? कहां जा रहे हो? मैं रुक गया।
काम पर। मू वूशुआंग ने हल्की सी नाक सिकोड़ ली। कुछ दिन नहीं गए और मैं वापस आते ही तुम फिर काम पर निकल पड़े। मुझसे बच रहे हो क्या? ये तो सरासर अन्याय है। मैंने असंतोष से होंठ सिकोड़ ली और उसके सामने जाकर शरारती अंदाज में कंधे उचकाए। शुआंग दीदी के ठिकाने का तो कोई भरोसा नहीं। आपने कहा था थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हैं, लेकिन सीधा 3 दिन गायब रहीं। इन 3 दिनों में कहाँ थीं? क्या कर रही थीं? मुझे कुछ नहीं पता। कब लौटेंगी यह भी नहीं मालूम था। अब बताइए, आखिर किसने किससे दूरी बनाई? मू वूशुआंग ने सफेद तौलिए से हाथ पोंछे, फिर जाओ छियांग को जाने का इशारा किया। इसके बाद उसने हाथ बढ़ाकर मेरा गाल पकड़ लिया और हल्के से दबाया। जल रहे हो? मैं झेंप गया और उसका हाथ हटाते हुए हकलाकर बोला, मैं क्यों जलूंगा? शुआंग दीदी और मिस्टर मेंग की जोड़ी तो बहुत अच्छी है। मैं तो आपको शुभकामनाएं देता हूं। दिल कुछ और कहता है, जुबान कुछ और। मुंह वू शुआंग हंस दी। मैंने ठीक से नहीं सुना, इसलिए थोड़ा और करीब जाकर पूछा, शुआंग दीदी, आपने अभी क्या कहा? मैंने कहा। उसने जानबूझकर आवाज धीमी कर दी, झुककर मेरे करीब आ गई। सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे के पीछे उसकी गहरी काली आंखें हल्की चमक रही थीं। पता नहीं क्यों हाल के दिनों में मेंग यानलिन के साथ उसका रिश्ता जितना गहरा होता जा रहा था, मेरे प्रति उसका आकर्षण भी उतना ही बढ़ता जा रहा था। हर बार जब वह आदमी उसके सामने बच्चों जैसी जिद करता, तो मुंह वुशुआंग अनजाने में उसकी जगह मेरा चेहरा देखने लगती। वह कल्पना करती कि भावनाओं में डूबा हुआ मैं कैसा दिखूंगा। हम दोनों और करीब आ गए। मुंह वुशुआंग ने धीमी भारी आवाज में कहा, आज रात काम पर मत जाओ, मेरे साथ रहो। मैंने बिना सोचे समझे मना कर दिया। मेरी डलाई से पहले ही बात हो चुकी है। काम खत्म होने के बाद हमें साथ में पश्चिमी घाट पर जहाज लेने जाना है। शुआंग दीदी, कल चौथे मास्टर मेंग का जन्मदिन है। आपको जल्दी आराम करना चाहिए। मैं यह कहकर जाने ही वाला था कि मुंह वू शुआंग ने बिजली जैसी तेजी से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। मेरे हाथ में छिपे ब्रोच की नुकीली सुई हथेली में धंस गई। दर्द से मैं सिहर उठा। ये क्या है? मुंह वू शुआंग ने मेरी मुट्ठी में दबे हाथ को जबरदस्ती खोल दिया। तभी उसकी नजर उस नीले नीलम वाले ब्रोच पर पड़ी। उसकी आंखों में एक चमक कौंधी और उसके होंठों पर मौजूद मुस्कान अचानक गायब हो गई। मेरे हाथ में जो ब्रोच था, उसे देखते ही उसने मेरा ठंडा हाथ अपनी हथेली में ले लिया। ब्रोच में जरा चमकदार नीला रत्न हल्की रोशनी बिखेर रहा था। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसा खतरा छिपा था जिसे आसानी से महसूस नहीं किया जा सकता था। ये किसने दिया? एक ग्राहक ने। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मुंह वुशुआंग का चेहरा स्याह पड़ गया। उसने ब्रोच को उंगलियों से छुआ। उसकी उंगलियों के नीचे से उठती ठंडी अनुभूति मानो त्वचा को चीरकर सीधे दिल तक पहुंच रही थी। ग्राहक ने दिया? तुम्हें तो रोज ग्राहकों को मनाने में भी मुश्किल होती है। ऐसा कौन सा ग्राहक है जो इतना दरिया दिल निकला कि असली प्राकृतिक नीलम वाला ब्रोच ही तुम्हें दे दिया? उसकी धीमी लेकिन दबाव से भरी आवाज सुनकर मैं अनायास आधा कदम पीछे हट गया। मेरे मुंह से बस धीरे से निकला, दीदी। मुंह वू शुआंग ठंडी हंसी हंसी। वह एक एक कदम मेरी ओर बढ़ती गई जब तक कि उसने मुझे दीवार के कोने में नहीं धकेल दिया। फिर उसने अपना दायां हाथ उठाया। चर्र! उसने मेरे बाएं कंधे के कपड़े को एक झटके में फाड़ दिया। इसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़कर ब्रोच को मेरी गर्दन और कॉलर बोन के पास बने तितली के टैटू से मिलाकर देखा। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। मुंह वूशुआंग की सांसें तेज हो गईं। उसके दिमाग में अनगिनत विचार बिजली की तरह दौड़ने लगे। सबसे ज्यादा संभव यही था कि जिसने यह ब्रोच दिया था, उसने न सिर्फ मेरा टैटू देखा था, बल्कि शायद मुझे छू भी चुकी थी। तो इसलिए तुम हर हाल में काम पर जाना चाहते थे? उस औरत से मिलने के लिए? जी, बोदा। जब भी मुंह वुशुआंग गुस्से में होती, वह मेरा पूरा नाम लेकर पुकारती। मैं डर के मारे सहम गया। मैंने कांपते हुए सिर उठाया और देखा कि उसकी वे शांत और संयमित आंखें धीरे धीरे लाल होती जा रही थीं। वह झुककर मेरे कान के पास आ गई। उसकी गर्म सांसों में खतरनाक क्रूरता साफ महसूस हो रही थी। मुझे बताओ, वो कौन है? मैंने छिपाने की हिम्मत नहीं की। धीरे से जवाब दिया, आन के चियाओ। मुंह वू शुआंग गुस्से से हंस पड़ी। जी बुदा, तुम्हें कितनी बार सिखाया है? अगर झूठ बोलना है तो थोड़ा दिमाग भी लगाया करो।
अगर तुम किसी और का नाम लेते तो शायद मैं मान भी लेती, लेकिन तुमने आन केचियाओ का नाम लिया। वह तो मर्दों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखती। उसे तुम जैसे आदमी में भला क्या रुचि होगी? मर्दों में दिलचस्पी नहीं? मैंने होंठ भींच लिए। वो औरत तो हद से ज्यादा बेबाक थी। मैंने आज तक किसी महिला को इतना खुलकर पेश आते नहीं देखा था। मैं इन्हीं ख्यालों में खो गया। मेरे ध्यान भटकते ही मु वुशुआंग का चेहरा और भी ठंडा हो गया। उसने अचानक जोर लगाया। ब्रोच की नुकीली सुई सीधा मेरी हथेली में धंस गई। आह! मेरी दर्द भरी चीख कमरे में गूंज उठी। लेकिन इस बार उसने हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि और ज्यादा जोर से दबा दिया। मेरी हथेली से धीरे धीरे खून बहने लगा। उस खून ने पूरे ब्रोच को लाल कर दिया। टप! खून की एक बूंद फर्श पर गिर पड़ी। मु वुशुआंग मुझे ठंडी निगाहों से देखती रही। उसके चेहरे पर जरा भी नरमी नहीं थी। उसकी आंखें सिर्फ गुस्से और नाराजगी से भरी थीं। इतने नाफरमान हो गए हो, तो थोड़ा सबक सीखना ही पड़ेगा, वरना तुम मासूम बनने का मुखौटा लगाकर बाहर जाकर दूसरी औरतों को फंसाते फिरोगे। तो दर्द? दीदी, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी हड्डी तक छेद दी गई हो। दर्द से मैं फूट फूट कर रो पड़ा। अब मुझ में कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं बची। मैंने तुरंत सारी बात मु वुशुआंग को बता दी। मैंने झूठ नहीं बोला। वाकई आन केचियाओ ने ही मुझे यह ब्रोच दिया था। वह चाहती थी कि मैं उसका आदमी बन जाऊं, लेकिन मैंने मना कर दिया। सच में मना कर दिया। दीदी, मैं तो बस यह ब्रोच बेचकर पैसे लेना चाहता था। पूरे 3 लाख अमेरिकी डॉलर मिलते, वह सारे पैसे मैं आपको दे देता। आप नाराज मत होइए। यह सुनकर मु वुशुआंग ने आखिरकार थोड़ा हाथ ढीला किया। खून से सना ब्रोच मेरी हथेली से फिसलकर जमीन पर गिरा। टन! कमरे में धातु की साफ आवाज गूंज उठी। मु वुशुआंग लंबे समय तक चुप रही। कमरे की हवा भारी और दम घोंटू हो गई। वह कुछ नहीं बोली और मैं भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैंने मु वुशुआंग की निर्दयता और हिंसक स्वभाव को बहुत कम आंका था। आज पहली बार मैंने उसकी असली भयावहता देखी। कोनाचिन जैसी जगह पर अपना दबदबा बनाए रखने वाली कोई भी औरत साधारण नहीं हो सकती। इन वर्षों में मैं बस उसके कोमल व्यवहार के भ्रम में खोया रहा। शायद सच स्वीकार करना ही नहीं चाहता था। माफ कर दीजिए दीदी। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं माफी क्यों मांग रहा था, लेकिन अगर उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो नुकसान सिर्फ मेरा ही होना था। जैसा मैंने सोचा था, उसके चेहरे का गुस्सा थोड़ा नरम पड़ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मेरी खून से लथपथ हथेली को थामे हुए मुझे दूसरी मंजिल के कमरे में ले गई। आन केचियाओ का स्वभाव बहुत घमंडी और बेलगाम है। कोनाचिन में वह ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। उससे दूर रहना। मैंने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिला दिया। मु वुशुआंग ने आगे कहा, चूंकि यह ब्रोच उसी ने तुम्हें दिया है, इसे बेचने की कोशिश मत करना। जो भी इसे खरीदने या इसके बदले पैसे देने की हिम्मत करेगा, उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। इसे अपने पास संभाल कर रखना। वह थोड़ी देर रुकी। उसकी उंगलियां मेरी घायल हथेली पर धीरे धीरे फिसलीं। गरम खून की नमी महसूस करते हुए उसकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सी चमक उभरी। उसके होंठों पर एक रहस्यमयी और खतरनाक मुस्कान आई। आगे चलकर इसकी बहुत बड़ी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? मुझे लगा था कि मु वुशुआंग मुझे कमरे में बंद कर देगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह मुझे कमरे में ले गई। मुझे बिस्तर के किनारे बैठने का इशारा किया। फिर अल्कोहल और पट्टी निकालकर बड़ी सावधानी और नरमी से मेरा घाव साफ करने लगी। ठंडी दवा घाव पर पड़ते ही तेज जलन हुई। दर्द से मेरी भौहें सिकुड़ गईं। आंखों से आंसू बहकर उसके हाथ पर टपक पड़े। टप! मु वुशुआंग ने सिर उठाकर मेरी ओर देखा। दर्द की वजह से मेरे होंठ हल्के से फूले हुए थे। आंखें आंसुओं से धुंधली थीं। चेहरा पूरी तरह मासूम और बेबस लग रहा था। वह झुककर मेरी हथेली के पास आई और धीरे धीरे उस पर फूंक मारने लगी। अब भी दर्द हो रहा है? मैंने धीरे से सिर हिला दिया। तुम जानते हो, मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है। उसने पट्टी मेरी हथेली पर सावधानी से लपेटते हुए कहा, मैं बस चाहता हूं कि तुम मेरी बात मानो दादा। जब तक तुम आज्ञाकारी रहोगे, तुम्हें जो भी चाहिए होगा, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। बात करते करते मु वुशुआंग ने अपनी शर्ट की जेब से एक छोटा सा बेहद नाजुक डिब्बा निकाला।
उसने डिब्बा खोला। उसके अंदर एक शानदार शुद्ध चांदी की हीरों जड़ी कलाई घड़ी थी। मू वूशुआंग ने घड़ी उठाई, धीरे से मेरी कलाई पकड़कर उसे पहनाया और बंद करते हुए बोली, जब मैं मिंग चौथे मास्टर के लिए तोहफा चुन रही थी, तभी बगल वाले काउंटर पर यह घड़ी देखी। मुझे लगा ये तुम पर बहुत जंचेगी। वाकई, मू वूशुआंग मुझे खोई हुई नजरों से देखती रही। सच में बहुत अच्छी लग रही है। मैंने बस नजरें झुका लीं, फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। मू वूशुआंग ने मुझे पहले कभी कोई इतनी कीमती चीज नहीं दी थी, शायद इसलिए कि वह हमेशा मुझे एक बच्चे की तरह पालती रही थी। पूरे घर में भरे मुलायम खिलौनों के अलावा उसने मेरे लिए सबसे ज्यादा परियों की कहानियों की किताबें खरीदी थीं। वह चाहती थी कि मैं इस दुनिया के अंधेरे और बुरे पहलुओं को देखूं, लेकिन साथ ही मेरे भीतर की मासूमियत और भलमनसाहत भी बनी रहे। मू वूशुआंग मेरी कलाई को हल्के से सहलाती रही। वह काफी देर तक इंतजार करती रही, लेकिन उसे मेरी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मैं जो हमेशा समझदार और शिष्ट रहता था, इस बार एक साधारण धन्यवाद तक नहीं कह पाया। औरत के चेहरे पर हल्की सी नाराजगी झलकने लगी। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया, उठकर बिस्तर के दोनों किनारों पर अपने हाथ टिकाए और झुककर मेरे और करीब आ गई। तुम नाराज हो? नहीं। मैंने अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लिया, लेकिन वह फिर एक कदम और करीब आ गई। उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे पर पड़ने लगीं। उसकी गहरी आंखें मानो किसी को भी अपने अंदर खींच लेने की ताकत रखती थीं। फिर मुझसे दूर क्यों हो? मू वुशुआंग ने धीमे स्वर में पूछा। उसकी आवाज में दबा हुआ गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। मेरी पलकें हल्के से कांप उठीं। मैंने धीरे धीरे नजर उठाई और सीधे मू वुशुआंग की अथाह गहरी आंखों में देख लिया। उस पल मू वुशुआंग की सांसें अचानक गर्म हो गईं। अनजाने में वह धीरे धीरे मेरे और करीब आने लगी, इतनी करीब कि हमारी नाकें लगभग एक दूसरे को छूने लगीं। मेरी साफ और गर्म सांसें उसकी सांसों में घुलकर जैसे एक महीन जाल बुन रही थीं, जिसने हम दोनों को कसकर बांध लिया था। मू वूशुआंग के होंठ हल्के हल्के कांप रहे थे, मानो वह झिझक रही हो या फिर अपनी भावनाओं को पूरी ताकत से दबाने की कोशिश कर रही हो। आखिरकार उसके दिल में उमड़ती भावनाओं ने उसकी सारी रोक टोक तोड़ दी। उसने अपना चेहरा झुकाया और मुझे चूमने की कोशिश की। दीदी वुशुआंग, मैंने कांपती आवाज़ों में पुकारा। उसके होंठ मेरे होंठों को छूने ही वाले थे कि मैंने अचानक हाथ उठाकर हम दोनों के बीच रख दिया। उसके गर्म होंठ मेरी पट्टी बंधी हुई हथेली के पिछले हिस्से से टकरा गए। मैं घबरा गया और बिस्तर का सहारा लेकर पीछे हट गया। मेरी आंखों में हैरानी और अस्वीकार साफ दिखाई दे रहे थे। यह सब मू वूशुआंग की आंखों में पूरी तरह उतर गया, मानो उसे किसी ने बुरी तरह चोट पहुंचा दी हो। उसका चेहरा एकदम से बुझ गया। ये कैसी प्रतिक्रिया है तुम्हारी? आपकी तो पहले से मिस्टर मेंग से मंगनी हो चुकी है क्या? मैं बुरी तरह घबरा गया था। मेरी आवाज भी कांप रही थी। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। हम हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मू वूशुआंग ने तुरंत मेरी बात काट दी। वह बिस्तर का सहारा लेकर और करीब आ गई। उसका लगभग आधा शरीर मेरे ऊपर झुक चुका था। तुम्हें मैंने अपने हाथों से बड़ा किया है। तुम्हारे शरीर का हर हिस्सा मेरा है। दादा, जब तुम 9 साल के थे, तुम्हारी वह खामोशी मुझे आज तक याद है। ये समझते ही कि मू वूशुआंग अपने दिल की बात मुझसे कहना चाहती है, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने अपने होंठ कसकर भींच लिए, उसके दबाव के बीच अपनी आखिरी बची हुई समझदारी बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। आपको अब भी याद है? मू वूशुआंग ने सिर हिलाया। हम दोनों के बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही थी। इस बार मू वूशुआंग पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैंने अपनी कलाई पर पहनी घड़ी की ओर देखा, गहरी सांस लेकर साफ शब्दों में पूछा, अगर आपको सब याद है, तो फिर आपने मिस्टर मेंग से मंगनी क्यों की? मू वूशुआंग एक पल के लिए ठिठक गई। अभी अभी उसके भीतर उठी तीव्र भावनाएं उस एक सवाल से जैसे अचानक ठंडी पड़ गईं। वह समझ सकती थी, यह सवाल पूछने में मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा दी थी, और एक बार यह सवाल पूछ दिया, अगर उसने चुप्पी चुन ली तो हमारे बीच सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा। हम कभी पहले जैसे नहीं रह पाएंगे। घड़ी की टिक टिक कमरे में गूंजती रही। मू वूशुआंग जितनी देर सोचती रही, मेरी आंखों की चमक उतनी ही कम होती गई। आखिरकार
मेरे दिल में तनी हुई वह आखिरी डोर भी पूरी तरह टूट गई। मैं कुछ कहने ही वाला था कि मुंह यी वुशवांग ने पहले ही बोल दिया, सब एक योजना के लिए था। मैं अविश्वास से उसे देखता रह गया। काफी देर तक मेरी समझ में ही नहीं आया कि उसने क्या कहा। खुशी और उत्साह से ज्यादा मेरे भीतर हैरानी थी। मैंने आंखें फाड़कर उसकी ओर देखा और फिर उसने एक एक शब्द साफ साफ कहकर अपने दिल की बात बताई। मेरे दिल में मेंग यानलिंग के लिए कोई भावना नहीं है। मैं सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहती थी ताकि कि नाचिंग की दोनों ताकतों से निपट सकूं और फिर सही समय पर पूरा फायदा उठा सकूं। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो मैं अभी सब कुछ छोड़ सकती हूं। न सत्ता चाहिए, न ताकत, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। ये कहते हुए मु वूशुआंग ने बड़े प्यार से मेरे गाल पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में कोमलता थी, लेकिन साथ ही अटल दृढ़ता भी। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। आज के बाद अपने दिल की दुनिया में किसी और को आने मत देना। तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हें कोई और छू भी नहीं सकता और तुम्हें मुझसे छीन भी नहीं सकता। दादा, हम जो साथ यात्रा पर जाने का वादा किया था उसे पूरा करें, ठीक है? मैंने नजरें झुका लीं। अचानक मेरे दिमाग में आन केचियाओं का बेहद खूबसूरत चेहरा उभर आया और वह दृश्य भी जब वह मेरे कंधे पर सिर टिकाकर ऊपर मेरी आंखों में देखा करती थी। मुझे समझ नहीं आया कि इस समय आना अचानक मुझे आन केचियाओं की याद क्यों आई। क्या इसलिए कि इस औरत ने मुझे छुआ और मुझे चूमने की कोशिश की, इसलिए मेरे मन में अपराध बोध हो रहा था। लेकिन मू वूशुआंग ने भी मेंग यानलिंग को छुआ था। अगर किसी को अपराध बोध होना चाहिए तो उसे होना चाहिए। मैंने जल्दी ही अपने विचार समेट लिए। मैं समझ गया, मैंने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया। मेरी बात सुनकर मू वूशुआंग खुद को रोक नहीं पाई। वह एक बार फिर मेरे करीब आई और मुझे चूमने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने सहज प्रतिक्रिया में उसका हाथ टाल दिया। मू वुशुआंग का चेहरा उदास हो गया। मैं घबराकर समझाने लगा, लेकिन मैं अभी नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करती हूं। मू वुशुआंग हल्के से मुस्कुराई। वह सीधी खड़ी हुई, अपने चश्मे को ठीक किया और ऊपर से मेरी ओर देखते हुए बोली, मैं किसी भी तरह मेंग यानलिंग के साथ होने वाली अपनी शादी रद्द कर दूंगी। उस दिन मुझे फिर मना मत करना। कमरा फिर से शांत हो गया। मैं मू वुशुआंग की गहरी और स्नेह से भरी आंखों को देखता रहा। बीते हुए सालों की यादें लहरों की तरह मेरे मन में उमड़ पड़ीं। मुझे याद आया जब मैं 6 साल का था और वह किसी देवदूत की तरह मेरी जिंदगी में आई थी। मुझे याद आया कि इन वर्षों में उसने किस तरह मेरी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखा, मुझ पर बेइंतहा प्यार और दुलार बरसाया। मू वुशुआंग की गहरी और दबाव डालती नजरों के सामने मैं काफी देर तक संघर्ष करता रहा। आखिरकार जटिल भावनाओं के साथ मैंने सिर हिला दिया। ठीक है। मू वुशुआंग उठी और दरवाजे की ओर बढ़ गई। कल मेंग चौथे मालिक, मेंग सिए का जन्मदिन है। तुम मेरे साथ चलोगे और पहले की तरह अच्छे बच्चे की तरह ली युआन में ही रहना। चैन से ली युआन के मालिक बनकर रहना। अब तुम्हें क्लब में जाकर शराब बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरवाजा बंद हो गया, लेकिन मैं अब भी मू वुशुआंग की उस कोमलता और स्नेह से बाहर नहीं निकल पा रहा था। यह सपना मेरे 9 साल की उम्र से शुरू हुआ था और 18 साल की उम्र तक चलता रहा। आज आखिरकार वह सच बन गया। फिर भी मैं उतना उत्साहित नहीं था जितना कभी सोचा था। शायद इसलिए कि इतने लंबे इंतजार और कल्पनाओं ने समय के साथ अपना रूप बदल लिया था। मुझे इसे स्वीकार करने और इसकी आदत डालने के लिए और समय चाहिए था। मू वुशुआंग और मैं जिस दिन मिले थे उसी दिन से हमारा रिश्ता बराबरी का कभी नहीं था। मैं उस पर अपनी एक जान का कर्जदार हूं, उसके 12 सालों का भी। हमारे बीच जब तक वह चाहे, जब तक वह तैयार हो, मेरे पास कभी कोई विकल्प नहीं था। लेकिन शुक्र है, मू वुशुआंग अब भी वही मू वुशुआंग थी। वही जो हर बात में सबसे पहले मुझे रखती थी। वही मेरी सबसे प्यारी शुआंग दीदी। वह आज भी मेरे लिए अपने आसपास के अमीर और खूबसूरत नौजवानों को छोड़ सकती थी। यहां तक कि मेरे लिए पूरी दुनिया का पीछा करना भी छोड़ सकती थी। वह कभी नहीं बदली। बदला था तो सिर्फ मैं, जिसमें आत्मविश्वास की कमी थी। मैंने हाथ उठाकर आंखों के कोने पर जमा आंसू पोंछे, फिर जेब से मोबाइल निकाला और फांतों को एक संदेश भेजा।
भाई फान, कल मेंग चौथे मालिक की जन्मदिन की दावत में मेरा पहले से एक और काम है। तुम मेरा इंतजार मत करना। टुन टुन टुन। संदेश भेजते ही फोन बज उठा। मुझे लगा फांतों का कॉल होगा। नंबर देखे बिना ही मैंने फोन उठा लिया। जी श्यान। दूसरी तरफ से आन केचियाओ की भारी लेकिन बेहद मधुर आवाज मुझे सुनाई दी। उसकी आवाज में लोगों का दिल मोह लेने वाली अजीब सी ताकत थी। मैं कुछ सेकंड तक स्तब्ध रह गया। फिर जल्दी से मोबाइल सामने लाकर नंबर देखा। वह एक अनजान नंबर था। मैंने सही सुना था, मगर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि फोन काट दूं। मैं चुपचाप फोन लगाए रहा। उधर से भी किसी ने कॉल नहीं काटा। ऐसे ही 2 मिनट तक दोनों तरफ खामोशी छाई रही। आखिरकार मैं ही हार गया। मैंने फोन फिर से कान पर लगाया और धीमे से बोला, केचियाओ दीदी। दूसरी तरफ से आन केचियाओ की हल्की हंसी सुनाई दी। 3 दिन हो गए मिस्टर जी। क्या तुमने मुझे उतना ही याद किया जितना मैंने तुम्हें किया? हाँ। शायद फोन के पीछे होने की वजह से मेरी हिम्मत भी कुछ बढ़ गई थी। मैं मुस्कुराया और बोला, मैं हर दिन तुम्हें याद करता रहा। मैं जानबूझकर एक पल रुका। उधर से उसकी धीमी हंसी सुनाई दी। तब मैंने अपनी बात पूरी की। हर दिन यही सोचता रहा कि आखिर केचियाओ दीदी मुझे कब छोड़ेंगी। दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। सिर्फ तेज हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर उसने गंभीर आवाज में आदेश दिया, खड़े हो जाओ और पर्दा खोलो। मैं थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर भी आज्ञाकारी बनकर खिड़की तक गया। सावधानी से पर्दे में एक छोटी सी दरार बनाई और नीचे झांका। जैसे ही मैंने पर्दा खोला, मेरे मुंह से बस निकला, हे भगवान। मेरी आवाज गले में ही अटक गई। मैं वहीं जड़ हो गया। पर्दे की उस छोटी सी दरार से मैं ली युआन के मुख्य द्वार की ओर देख रहा था। वहां वही परिचित काली लिमोजीन खड़ी थी। उसके सहारे टिके हुए आन केचियाओ खड़ी थी। उसने काला ट्रेंच कोट पहन रखा था। एक पैर हल्का सा मुड़ा हुआ था। सड़क की रोशनी उसकी देह पर पड़ रही थी। बाएं हाथ में मोबाइल था। दाएं हाथ की उंगलियों में महिलाओं वाली सिगरेट दबी हुई थी। धीरे धीरे उठता धुआं उसकी लंबी उंगलियों के बीच लहराता हुआ ऊपर जा रहा था, मानो उसे मेरे देखने का एहसास हो गया हो। जिस पल मेरी नजर उस पर पड़ी, उसी पल उसने भी अचानक सिर उठाकर मेरी ओर देखा। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। धुएं और गिरती बर्फ ने उसके चेहरे को धुंधला कर दिया था, लेकिन उसकी गहरी नीली आंखें अब भी उतनी ही साफ दिखाई दे रही थीं। उन्होंने इस शांत रात को चीरते हुए बिना किसी चेतावनी के सीधे मेरी आंखों में दस्तक दे दी। बस उसी पल मेरा अब तक शांत पड़ा दिल जोर से धड़क उठा। मैं अनायास 2 कदम पीछे हट गया। मैं खिड़की से दूर भागना चाहता था। तभी आन के चियाओ ने आलस भरे स्वर में कहा, मुझे पता है कि तुम खिड़की के पास ही हो। पर्दा थोड़ा और खोलो। मैं नहीं हिला। आन के चियाओ हल्के से हंसी, अच्छे बच्चे, मुझे बस तुम्हारी याद आ रही थी। सुना कि तुम 3 दिनों से कंपनी भी नहीं आए, इसीलिए इंतजार नहीं हुआ और खुद तुम्हें देखने चली आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। लग रहा था कि मुंह वुशुआंग अपने कमरे में लौट चुकी थी। बाहर चारों ओर सन्नाटा था। पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ। मैंने जाने कैसे धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर पर्दा पूरा खोल दिया। मैं खिड़की की चौखट पर झुक गया। दूर खड़ी आन केचियाओ की ओर देखने लगा। मैंने धीमे से कहा, देख लिया ना, मैं सचमुच बिल्कुल ठीक हूं। सच में? आन केचियाओ ने सिगरेट का एक कश लिया और कहा, थोड़ी देर और देखो। लू वुशुआंग का कमरा और मेरा बेडरूम सिर्फ एक दीवार से अलग थे। बस खिड़की के पास खड़े होने पर मेरी तरह वह भी नीचे खड़े आन केचियाओ को देख सकती थी। मेंग यानलिन ने पहले ही मू वुशुआंग की जांच करवाई थी। ली युआन में रखे गए मेरे अलावा इस औरत की निजी जिंदगी इतनी साफ थी कि उस पर धूल का एक कण भी नहीं था। इसलिए उसने कभी भी मू वुशुआंग के उसके प्रति सच्चे प्यार पर शक नहीं किया। आखिर अगर मू वुशुआंग के मन में मेरे लिए कोई भावना होती तो वह इतनी मेहनत करके उसका पीछा नहीं करती। तो फिर सिर्फ एक ही संभावना बचती थी, घड़ी। वह मम्मा मैंने खुद मू वुशुआंग से मांगी थी और मू वुशुआंग ने कभी भी मेरी किसी बात को ठुकराया नहीं था। मेंग यानलिन ने बिना कोई भाव चेहरे पर लाए अपनी नजरें वापस खींच लीं। मू वुशुआंग की बांह थामी और उसके साथ हवेली के अंदर की ओर चल पड़ी। बहन शुआंग,
दादाजी पिछवाड़े वाले मंडप में आपका इंतजार कर रहे हैं। पहले आपने कहा था कि आप नए समझौते के मुआवजे को स्वीकार करना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने अब तक हामी नहीं भरी है। मू वुशुआंग ने उसकी कमर को बाहों में लिया और अपना चेहरा उसके कान के पास ले जाकर धीरे से कहा, दादाजी से मैं खुद बात कर लूंगी। दादा बहुत शर्मीला है और अजनबियों से घबराता है। तुम उसकी थोड़ी देखभाल करना, उसे किसी के हाथों तंग मत होने देना। मेंग यानलिन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। साफ लग रहा था कि वह ज्यादा राजी नहीं थी। मू वुशुआंग ने उसकी कमर पर रखा अपना हाथ प्यार और दुलार से थपथपाया और उसे धीरे धीरे आगे बढ़ा दिया। जब यह पक्का हो गया कि मैं उनकी बातें नहीं सुन सकता, तब वह आगे बोली, वह अभी छोटा है। मैंने उसे बहुत ज्यादा लाड प्यार दिया है, इसलिए वह समझदार नहीं है। वह तुम्हारी तरह शांत और परिपक्व नहीं है। तुम उसे थोड़ा सहन करना। जब भविष्य में हमारी सगाई हो जाएगी और हम ली युआन में नहीं रहेंगे। मेंग यानलिन ने मुड़कर मेरी ओर देखा। उसने मू वुशुआंग की तरफ सिर हिलाया। हम मुख्य द्वार से चलते हुए हवेली के मुख्य भवन तक पहुंचे। वह मुझे गलियारे से ले गई और विशाल उजले मुख्य हॉल में दाखिल हुई। आज मेघ चौथे मालिक के जन्मदिन का भोज था। उन्हें बधाई देने के लिए कोनाछिंग के लगभग सभी बड़े बड़े लोग आए हुए थे। पहली मंजिल पर भीड़ उमड़ी हुई थी। हर तरह के मेहमान हाथों में शराब के गिलास लिए आपस में बातचीत कर रहे थे। ज्यादातर लोग व्यापारी, मालिक और अमीर लोग थे। जो लोग खुलकर सामने नहीं आ सकते थे, उनके लिए अलग से लोग थे जो उन्हें दूसरी मंजिल के शांत और शानदार निजी कमरों में ले जा रहे थे। मैं लोगों से घुलना मिलना नहीं जानता था। मैं सिर्फ कोई शांत जगह ढूंढकर थोड़ा आराम करना चाहता था। मेरा यहां ज्यादा देर रुकने का कोई इरादा नहीं था। अच्छी बात यह थी कि शायद मेंग यानलिन का भी यही इरादा था। उसके कदम बिना रुके आगे बढ़ते रहे। वह मुझे सीधे हॉल से पार कराते हुए हवेली के पीछे बने इंडोर तापमान नियंत्रित स्विमिंग पूल तक ले आई। यह जगह युवाओं की जन्नत थी। जैसे ही मैंने पूल में कदम रखा, मेरी नजर पूल के किनारे पर पड़ी। वहां मेंगलू गहरे गले वाली स्पेगेटी स्ट्रैप ड्रेस पहने, धूप का चश्मा लगाए बीच चेयर पर लेटी हुई थी। उसे कई युवा लड़कों ने चारों तरफ से घेर रखा था। बाईं ओर वाला उसके कंधे दबा रहा था, दाईं ओर वाला उसे फल खिला रहा था, पीछे एक और लड़का उसकी पीठ की मालिश कर रहा था। सिर्फ मेंगलू ही नहीं, बल्कि उसकी तरह शौकर रखने वाली कई अमीर घरानों की लड़कियां भी वहां मौजूद थीं। मेंगलू ने अपने पास बैठे एक युवक को किनारे किया, बीच चेयर से उठी और तेजी से कुछ कदम चलते हुए सीधे मेरा रास्ता रोक लिया। वाह, कितना हैंडसम लड़का है! दीदी, इसे तुम कहां से लेकर आई? तुम इसे नहीं पहचानती? मेंग यानलिन रहस्यमय मुस्कान के साथ हंस पड़ी। मेंग लू ने हल्का सा आंखें सिकोड़ लीं। उसके आसपास इतने सारे पुरुष साथी रहते थे कि वह सबके नाम तक याद नहीं रख पाती थी। लेकिन इतना खूबसूरत लड़का, अगर वह पहले कभी उससे मिली होती तो उसे जरूर याद रहता। फिर उसे इसकी बिल्कुल भी याद क्यों नहीं थी? मेंग यानलिन ने मुस्कुराते हुए याद दिलाया, कुछ दिन पहले तुमने दादा को बदसूरत कहा था। मुझे तुम्हारी बात मंजूर नहीं थी, इसलिए मैं जानबूझकर उसे तुम्हारे सामने लाई हूं, ताकि तुम्हारे मुंह पर तमाचा पड़ जाए। मेंगलू ने गहरी सांस ली और मुझे सिर से पांव तक ध्यान से देखा। आखिरकार उसे याद आया कि उसके सामने खड़ा लड़का वही था जिसने उस दिन प्राइवेट कमरे में अश्लील गीत गाया था। मेंगलू ने शरारती मुस्कान के साथ अपने गाल पर हल्की सी थपकी दी। तमाचा? हाँ हाँ, सच में मेरे मुंह पर तमाचा पड़ गया। हमारा प्यारा छोटा दादा बदसूरत नहीं है। इस बार लू दीदी की नजर ही गलत निकली। उसके मुंह से निकला प्यारे शब्द सुनकर मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सावधानी से थोड़ा पीछे हटते हुए शिष्टाचारवश उसकी ओर हल्की सी मुस्कान दी और सोचा कि उसे पार करके जल्दी से यहां से निकल जाऊं। लेकिन जैसे ही मैं कदम बढ़ाने वाला था, मेंग लू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने मेरे कदम रोक दिए और फिर मेंग यानलिन की ओर देखा। उसकी आंखों में साफ सवाल था, क्या इस लड़के का पहले से कोई मालिक है? दोनों बहनों की आपसी समझ बेहतरीन थी। मेंग यानलिन ने बहुत हल्के से सिर हिलाकर नहीं का इशारा किया। फिर उसने मेरी ओर देखकर कहा, दादा, मुझे हॉल में जाकर मेहमानों की देखभाल करनी है। तुम अभी थोड़ी देर मेरी छोटी बहन के साथ पूल में खेलो। जब तुम्हारी बहन शुआंग का काम खत्म हो जाएगा, तब मैं उसके साथ आकर तुम्हें ले जाऊंगी। नहीं, मैं मेंगलू के साथ नहीं रहना चाहता।
मैं अंदर से इतना घबराया हुआ था कि लगातार सिर हिलाकर मना करने लगा। साथ ही मैंने जोर से मेंगलू को धक्का दिया और पूरी ताकत से बाहर की ओर भागने लगा। मेंग यानलिन ने सिर्फ एक नजर से इशारा किया। मेंगलू तुरंत उसका मतलब समझ गई। जैसे ही मैं सीढ़ियों पर चढ़ा, वह लगभग उसी पल मेरे सामने आ गई और सीधे मुझे धक्का देकर स्विमिंग पूल में गिरा दिया। लू दीदी, मत कीजिए! मैं डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। मैंने चेहरा घुमाकर मदद की, उम्मीद से मेंग यानलिन की ओर देखा, लेकिन उसने बस मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मेरी छोटी बहन को अपनी सीमा पता है, आराम से रहो। तुम दोनों नौजवान हो, जरूर अच्छी तरह घुल मिल जाओगे। मेरी सारी कोशिशें और मदद की गुहार बेकार गई। मैं सिर्फ बेबसी से देखता रह गया कि मेंग यानलिन मुझे वहीं छोड़कर मुड़ी और चली गई। उधर मेंगलू मेरा हाथ पकड़कर मुझे फिर उसी जगह ले आई जहां वह पहले बैठी थी। उसने मुझे जबरदस्ती बीच चेयर पर बैठा दिया। तभी थोड़ी दूर पीछे एक औरत पानी के अंदर से सिर निकालकर बाहर आई। उसने पूल के किनारे से मेंगलू को देखकर कहा, लू दीदी, क्या आपको हमेशा दूसरों के आदमी छीनना पसंद नहीं था? लेकिन इस बार तो मुझे लग रहा है कि इस लड़के को तुम जबरदस्ती खींचकर यहां ले आई हो। मेंगलू ने अपना चेहरा घुमाकर उसे घूरते हुए कहा, बकवास बंद करो। ये मेरा खास खजाना है, जिसे मैं तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए लाई हूं। अभी थोड़ी देर पहले ही ये मुझसे नाराज हो गया था, क्योंकि मैं किसी और के करीब चली गई थी और इसे जलन होने लगी थी। महिला जोर से हंस पड़ी। वाह, यह तो नई बात है लूदी। फिर तो तुम्हें इसे अच्छे से मनाना पड़ेगा। हम बहनों ने आज तक तुम्हें किसी आदमी को मनाते हुए नहीं देखा। मेंग लू बीच चेयर का सहारा लेकर मेरे करीब झुकी और मेरे कान के पास धीरे से फुसफुसाई, बेबी, मैंने सबके सामने बात कह दी है, तुम मेरी इज्जत तो नहीं रखोगे? दूरी बहुत कम थी। महिला के गर्म होंठ जानबूझकर या अनजाने में मेरे कान को छू गए। मैं डर के मारे सिहर उठा। मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं और मैं सीधा खुद में सिमट गया। सब जानते थे कि मेंगलू रंगीन मिजाज और बेहद आशिक मिजाज औरत थी। अगर उसकी नजर मुझ पर टिक गई तो सच में मेरी बड़ी बदकिस्मती थी। मैं जल्दी से उसके लगातार करीब आते चेहरे से बचकर पीछे हट गया और अपनी सांसों को सामान्य करने की कोशिश करते हुए सावधानी से पूछा, आप चाहती हैं कि मैं क्या करूं? मेंगलू ने पूछा, शराब पी सकते हो? मैंने सिर हिलाया। हां। यह सच था, मैं सिर्फ शराब पी ही नहीं सकता था, बल्कि मेरी शराब सहने की क्षमता भी बहुत ज्यादा थी। यहां तक कि मुझे खुद नहीं पता था कि मेरी सीमा कहां है। सिर्फ 8 साल की उम्र में एक बार मैंने शराब को जूस समझकर पी लिया था। नशे में मेरा सिर मेज के कोने से टकरा गया था और मेरी नाक पर एक बड़ा सा गूमड़ निकल आया था। उसके बाद मैं फिर कभी नशे में नहीं हुआ। पी सकते हो? अच्छा है। मेंगलू मुस्कुराई। थोड़ी देर में जब सब आ जाएंगे तो हम एक खेल खेलेंगे। औरतें पैसे देंगी, आदमी पूरी बोतल एक ही सांस में पिएंगे। हर एक सेकंड की कीमत 1 मिलियन होगी। जीत गए तो पैसे तुम्हारे, लेकिन अगर हार गए। मेंगलू ने अपना धूप का चश्मा उतारा और नीचे नजर करके मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उसने शरारती अंदाज में मेरी ओर भौं उठाई। तो कपड़े उतारने होंगे? आखिरी 3 शब्द उसने बहुत धीरे और बेहद शरारती लहजे में कहे। वह शायद मेरे शर्माने और डरने का चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन मेरी आंखों में मौजूद घबराहट अचानक जाने कहां गायब हो गई। मैंने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर शराब पीने की प्रतियोगिता है और अगर मैं जीत गया लूदी, तो आप मुझे कितने पैसे देंगी? हाँ हाँ। मेंगलू खुलकर हंस पड़ी। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे छोटे बालों को सहलाया। मैं तो भूल ही गई थी, मेरा बेबी तो बड़ा पैसों का लालची है। अगर तुम जीत गए तो सारे पैसे तुम्हें दे दूंगी। सच? मैंने अविश्वास से उसकी ओर देखा। अभी तक की सारी झिझक और विरोध जैसे पूरी तरह गायब हो गया। मैंने उसके मीठे संबोधन को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए फिर पूछा, सब मुझे दे देंगी? मिंगलू बिना पलक झपकाए मुझे देखती रही। मेरे हथेली जितने छोटे चेहरे को जितना देखती, उतना ही उसे पसंद आता। उसने जीभ से हल्के से अपने गाल के अंदरूनी हिस्से को छुआ और मुस्कुराकर बोली, सब तुम्हें दे दूंगी, अगर तुम एक रात मेरे साथ बिताओ। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मेरे चेहरे की चमक तुरंत उतर गई। अभी अभी जागा हुआ उत्साह भी आधा ठंडा पड़ गया। मैंने उसके सीने पर हाथ रखकर खुद को उठाने की कोशिश की।
लेकिन मेरी दोनों कलाइयां पल भर में मेंगलू ने मजबूती से पकड़ लीं। बेबी, इतनी भी क्या जल्दी है? रात में आराम से। मेरे बाएं हाथ में अभी भी चोट थी। उस पर काला पुरुषों वाला दस्ताना चढ़ा हुआ था, इसलिए बाहर से किसी को कुछ दिखाई नहीं देता था। लेकिन मेंगलू ने जैसे ही उसे जोर से दबाया, दर्द से मेरा पूरा शरीर उछल गया। मेरा माथा सीधे जाकर उसकी ठुड्डी से टकराया। मेंगलू ने भौहें सिकोड़ लीं। वह दर्द से सांस भी नहीं खींच पाई थी कि स्विमिंग पूल के पास बैठे लोगों में जोरदार हंसी गूंज उठी। लूदी, आपसे हो भी पाएगा? इतना जिद्दी लड़का कहां से ढूंढ लाई? मर्दों को ज्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। मैंने सबकी नजर का पीछा करते हुए दरवाजे की ओर देखा। वहां एक लंबी और आकर्षक कदकाठी वाली महिला खड़ी थी। उसकी हल्की नीली आंखें धीरे से ऊपर उठीं। उसने न कुछ कहा, न कुछ किया, सिर्फ एक नजर कमरे पर डाली। और उसी एक नजर में ऐसा जबरदस्त दबाव था कि लगा जैसे कमरे का तापमान अचानक 8 डिग्री कम हो गया हो। आन केचियाओ की नजर बीच पर घूमते हुए सीधे मुझ पर आकर रुकी, जिसे मेंगलू ने अपनी बाहों में मजबूती से जकड़ रखा था। उसकी तरफ से देखने पर ऐसा लग रहा था कि मेंगलू मेरी कलाई कसकर पकड़े हुए थी और उसने मेरे माथे को चूम भी लिया था। आन केचियाओ की आंखें तुरंत ठंडी पड़ गईं। वह अंदर चली आई। स्विमिंग पूल के पास मौजूद लड़कियां एक एक करके खड़ी हो गईं और अलग अलग आवाजों में बोलीं, क्याउदी? मेंगलू मुस्कुराकर बोली, क्याउदी, आप तो दूसरी मंजिल पर काम की बात कर रही थीं। अचानक मेरी तरफ कैसे आ गईं? आन केचियाओ के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। मैं पूछने आई हूं, परफ्यूम के फॉर्मूले वाली बात कहां तक पहुंची? मेंगलू हंसकर बोली, इतनी छोटी बात के लिए आपको खुद आने की क्या जरूरत थी? ऐसा करते हैं, खेल खत्म होने के बाद मैं खुद आपके पास आ जाऊंगी। हर छोटी बड़ी बात आपको विस्तार से बता दूंगी। अपने इलाके में होने के बावजूद मेंगलू ने बहुत कम देखने मिलने वाली विनम्रता दिखाई। ऐसा नहीं था कि वह आन केचियाओ से डरती थी। असल बात यह थी कि क्याओदी बहुत ठंडी स्वभाव की और बेहद मुश्किल इंसान थी। अगर वह समझ न पाए तो वहां मौजूद कोई भी आराम से मजे नहीं कर सकता था। आन केचियाओ ने सहजता से अपना ट्रेंच कोट उतार दिया। पीछे खड़ी आयिंग आगे बढ़ी और उसे ले लिया। महिला की वह बर्फ जैसी तेज और ठंडी नजर शुरू से आखिर तक मुझ पर ही टिकी रही। मैं घबराकर बार बार इधर उधर देखने लगा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि सिर घुमाकर उसकी ओर देखूं। आन केचियाओ हल्का सा हंस पड़ी। फिर उसने नजर हटाकर मेंगलू से पूछा, कौन सा खेल? मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगी। मेंगलू ने सिर खुजलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बताए या नहीं। उसी समय पूल के किनारे लेटी महिला उत्साह से बोल उठी। उसने खेल के सारे नियम विस्तार से आन केचियाओ को समझा दिए। फिर मुस्कुराकर बोली, क्याओदी, कैसा लगा? लू दी का खेल काफी रोमांचक है ना? आप भी शामिल होंगी? आन केचियाओ की भौं हल्की सी उठी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आ यिंग और लाफेई दोनों अनायास ही एक कदम पीछे हट गए। सालों से आन केचियाओ के साथ रहने की वजह से वे उसे अच्छी तरह जानते थे। बॉस अगर न मुस्कुराए तो जरूरी नहीं कि वह गुस्से में हो, और अगर मुस्कुरा दे तो भी जरूरी नहीं कि वह खुश हो। लेकिन अगर वह पहले मुस्कुराए और फिर अचानक मुस्कुराना बंद कर दे, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब होता था, वह अब फट पड़ने वाली थी। और जब वह गुस्से से फटती थी, उसके अंजाम के बारे में सोचने की भी दोनों की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने दांत भींचे, ठंड से कांप उठे और लगभग एक साथ अपनी कमर पर टंगे हथियार की ओर हाथ बढ़ा दिया। बस महिला के एक आदेश का इंतजार था, ताकि स्विमिंग पूल खून से लाल हो जाए। लेकिन आन के चियाओ का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। उसने इशारे से दोनों लोगों को बंदूकें नीचे करने का संकेत दिया। मैं आगे बढ़ा और आराम से जाकर स्विमिंग पूल के किनारे रखी लंबी कांच की मेज के एक छोर पर बैठ गया। मेरी नजर वहां मौजूद सभी औरतों और मर्दों पर घूमी, जिससे कोई भी जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं कर पाया। बस काफी है, लाफी, जाकर पैसे ले आओ। जैसे ही आन केचियाओ की बात खत्म हुई, स्विमिंग पूल के पास का भारी और डरावना माहौल तुरंत थोड़ा हल्का हो गया। आन केचियाओ ने बिना किसी जल्दबाजी के महिलाओं वाला सिगरेट केस निकाला। उसमें से एक पतली सिगरेट निकालकर उंगलियों के बीच दबा ली। थोड़ी दूर खड़ी लिन यिंग ने यह देखा तो फौरन आगे बढ़ी,
लाइटर निकालकर आदर से उसकी सिगरेट जला दी। मेंगलू के कहने पर मैं आज्ञाकारी होकर खड़ा हुआ और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांच की मेज के दूसरी तरफ बैठ गया। आन केचियाओ ने शांत भाव से मेरी तरफ देखा। फिर उसने चेहरा घुमाकर लिन यिंग से कहा, अपने आदमी को मुझे उधार दे दो। अगर हार गया तो जिम्मेदारी मेरी होगी, अगर जीत गया तो सब तुम्हारा होगा। क्याओ जी, आप तो कमाल की हैं। लिन यिंग खुशी से मुस्कुराई। उसने पास में केवल स्विमिंग ट्रंक पहने हुए एक हैंडसम युवक को इशारे से बुलाया और उसे आन के चियाओ के बगल में बैठने को कहा। फिर खुशामदी मुस्कान के साथ परिचय कराया। क्याओ जी, इसका नाम श्याओ जी है। इसे ढूंढने के लिए मैंने पिछले कई दिनों तक कोना के सभी बड़े नाइट क्लब छान मारे। बहुत मुश्किल से ऐसा आदमी मिला है जो सबसे ज्यादा शराब पी सकता है। सबसे ज्यादा शराब पी सकता है? आन केचियाओ ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। असल में वह नहीं चाहती थी कि श्याओ जी जीते, क्योंकि अगर वह जीत गया तो इसका मतलब होगा कि मुझे सबके सामने अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। सिगरेट पकड़े हुए आन केचियाओ की उंगलियां हल्के से कांप गईं। वह देखना चाहती थी कि जो इंसान हर वक्त कहता है कि उसे सिर्फ मैंगलू पसंद है और उसके दिल में केवल मैंगलू ही है, वह मैंगलू के लिए आखिर कितनी हद तक खुद को अपमानित कर सकता है। खेल में हिस्सा लेने वाली बाकी अमीर घरानों की लड़कियां भी धीरे धीरे अपने अपने पुरुष साथी लेकर आ गईं। उनमें से कुछ शान केचियाओ को जानती थीं। उसे देखते ही वे एक पल के लिए ठिठक गईं। फिर उसके बगल में स्विमसूट पहने हुए हैंडसम युवक को देखकर लगभग समझ गईं कि वह भी इस खेल में शामिल हो चुकी है। सबने एक दूसरे की तरफ देखकर चुपके से मैंगलू की ओर अंगूठा उठा दिया। वाकई लूजी कमाल है। क्याओ जी जैसी शख्सियत को भी खेल में उतार लिया। आप तो सच में हमारी आदर्श हैं। मेंगलू उनकी तारीफ सुनकर बेहद खुश हो गई। जब भी वह खुश होती मेरी तरफ भौहें उठाकर शरारती अंदाज में देखती, लेकिन इस बार उसने देखा कि मैं सिर झुकाए बैठा हूं, बिल्कुल शुतुरमुर्ग की तरह, मानो मेज के नीचे ही छिप जाना चाहता हूं। बेबी, डरो मत। मेंगलू ने मेरी नकल करते हुए खुद भी सिर झुका लिया। फिर मेरे दोनों घुटनों के बीच से अपना चेहरा निकालकर मेरी तरफ देखा और बोली, क्याओ जी, उतनी डरावनी नहीं है जितना लोग कहते हैं। अगर हम जीत भी गए तो कुछ नहीं होगा, तब सारे पैसे तुम्हारे होंगे, लेकिन हमारी बात मत भूलना। मैंने दांत भींचकर धीमी आवाज में कहा, मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था। मेरा छोटा सा चेहरा पूरी तरह निराशा से भरा हुआ था। मैंने चुपके से सिर उठाकर आन केचियाओ की तरफ देखा। इस बार उसकी नजर सीधे मेरी नजरों से मिली। उसने होंठों पर हल्की मुस्कान लाकर बिना आवाज किए दो शब्द कहे। किसी और ने नहीं सुना, लेकिन मैं साफ समझ गया। आन केचियाओ ने कहा था, बेबी। मैंने सब सुन लिया। मेरा दिल एकदम बैठ गया। डर के मारे आंसू मेरी आंखों में भर आए और सामने बैठी मैंगलू अब भी मुस्कुराते हुए मुझे मना रही थी। मेरा बेबी कितना अच्छा गाता है, इतना हैंडसम भी है। हम दोनों तो एकदम परफेक्ट मैच हैं, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर, स्वर्ग में बनी जोड़ी। मैं रोना चाहता था, लेकिन रो भी नहीं पा रहा था। आखिर हिम्मत करके मैंने हाथ बढ़ाया और सीधे मेंगलू का मुंह बंद कर दिया। क्या तुम चुप रह सकती हो? मेंगलू और आन केचियाओ के अलावा इस खेल में कुल 6 और युवा अमीर घरानों की लड़कियां भी शामिल थीं। जब सब लोग आ गए, तभी खेल के लिए खास तौर पर तैयार की गई शराबें एक एक करके लाई जाने लगीं। संख्या ज्यादा नहीं थी, लेकिन पूरी कांच की मेज के चारों ओर उन्हें सजाया गया था। रंग बिरंगी शराब की बोतलें सफेद रोशनी में चमक रही थीं। मैंगलू ने हाथ बढ़ाकर गुलाबी रंग की एक बोतल उठाई और मुझे देते हुए कहा, बेबी, मुझे डर था कि तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने खास तौर पर बॉ टेंडर से फ्रूट वाइन बनवाई है। कैसी है, मैं कितना ख्याल रखती हूं ना। मैंने उसे जरा भी भाव नहीं दिया। लूजी तो पहले से ही तैयारी करके बैठी थी। मेंगलू का भेद खुल गया, लेकिन उसे जरा भी शर्म नहीं आई। आज्ञाकारी मर्द उसने बहुत देखे थे, लेकिन मेरी तरह जो उससे डरता भी नहीं था और उसे खुश करने की कोशिश भी नहीं करता था, ऐसे लोग बहुत कम थे। हालांकि ये फ्रूट वाइन है, लेकिन इसमें शराब कम नहीं है। बेबी, बाद में धीरे धीरे पीना। हार भी गए तो कोई बात नहीं। लूजी तुम्हारी जिम्मेदारी लेंगी। मैंने विश्वास नहीं किया और पूछा, लूजी, क्या आपको जीतना ही नहीं है? मेंगलू ने टांग पर टांग चढ़ाई, एक हाथ कुर्सी पर फैलाया,
बायां हाथ मेरी कुर्सी की पीठ पर रख दिया। फिर चेहरा मेरे पास लाकर धीमे से बोली, मुझे जीतना नहीं है, मैं तो बस तुम्हें पटाना चाहती हूं। मैं और भी ज्यादा निरुत्तर हो गया, सीधे उसकी तरफ आंखें घुमा दी। लेकिन मैं जीतना चाहता हूं। ठीक है ठीक है, जीतेंगे जीतेंगे। मेंगलू हंस पड़ी। मेरा बेबी इतना हैंडसम क्यों है? चलो खेल शुरू करें। सामने बैठी आन केचियाओ ने दाहिने हाथ में महिलाओं वाली सिगरेट पकड़ी हुई थी। उसकी लंबी तर्जनी उंगली धीरे धीरे मेज पर थपथपा रही थी। धुएं के बीच उसकी ठंडी और गहरी आंखें और भी रहस्यमयी लग रही थीं। हर एक थपकी मानो किसी अदृश्य तेज धार वाले चाकू जैसी थी। ऐसा लगता था कि अगले ही पल वह हमारे सामने हंसते बोलते हम दोनों को टुकड़े टुकड़े कर देगी। आन केचियाओ के भीतर से उठते गुस्से को महसूस करके दोनों तरफ बैठी अमीर लड़कियां भी जल्दी जल्दी बोल उठीं। हाँ ना लूजी, जल्दी खेल शुरू कीजिए। आप दोनों की फुसफुसाहट अभी तक खत्म नहीं हुई क्या? इतनी मिठास बाद में भी दिखाई जा सकती है। जब ये हैंडसम लड़का नशे में होगा तब तो और भी मजा आएगा। तब जाकर मेंगलू को एहसास हुआ कि आन केचियाओ का मूड कुछ ठीक नहीं है। उसने होंठ मोड़कर हल्की सी हंसी के साथ कहा, खेल में शामिल होना भी इन्हीं की जिद थी, और अब मुंह भी यही फुलाकर बैठे हैं। जो नहीं जानता वो तो यही सोचेगा कि मैंने इनसे करोड़ों का कर्ज ले रखा है। क्या खराब मिजाज है। इनको खुश रखना सच में बहुत मुश्किल है। मैंने बंदूक उठाने की हिम्मत नहीं की। दोनों हाथों से शराब की बोतल थामे मैं केवल मेंगलू के बोलने का इंतजार करता रहा। मेंगलू ने पीछे समय गिनने वाली वेट्रेस की ओर हाथ हिलाकर उसे आगे आने का इशारा किया। तो फिर शुरू करते हैं। 1 सेकंड बराबर 1 मिलियन। आखिर तक टिकने वाला ही सबसे बड़ा विजेता होगा। जो सबसे धीरे शराब पिएगा वही बाहर होगा। सुंदरियाम और हैंडसम लड़के एक एक करके अपनी पसंद की शराब की बोतल चुनने लगे। जैसे ही वेट्रेस ने समय शुरू होने का संकेत दिया, सबने सिर उठाकर शराब पीनी शुरू कर दी। मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। हालांकि मेरी शराब सहने की क्षमता ठीक ठाक थी, लेकिन पीने की रफ्तार सच में तेज नहीं थी। इस खेल की सबसे मुश्किल बात यही थी, अगर आखिर तक टिकना था तो सिर्फ शराब सहना ही नहीं बल्कि बहुत तेजी से पीना भी जरूरी था। कोई भी आखिरी स्थान पर नहीं आना चाहता था, सबसे पहले खत्म करने वाला था। आन केचियाओ द्वारा लिन यिंग से उधार लिया गया नानबान शाओजी जी। उसने केवल 17 सेकंड में पूरी बोतल खाली कर दी और उसके चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। मैं तीसरे नंबर पर था। यह विशेष रूप से तैयार की गई हल्की शराब स्वाद में अच्छी थी, लेकिन उसमें शराब की तीखी गंध बहुत तेज थी। मुझे पूरी बोतल खत्म करने में 32 सेकंड लगे। पीने के बाद मैंने एक हाथ से अपनी छाती पकड़ ली और लगातार कई बार जोर से खांसने लगा। मैंगलू ने बड़े ध्यान से मेरी पीठ थपथपाकर मुझे संभाला। पीछे खड़ा बॉडीगार्ड एक कदम आगे आया और 3 करोड़ 20 लाख मूल्य के चिप्स सरकाकर मेज के बीचों बीच रख दिए। बाकी लोगों के चिप्स भी वहीं जमा हुए। सिर्फ पहले ही राउंड में दांव बहुत बड़ा हो चुका था। आन केचियाओ ने अपनी सिगरेट बुझाई, एक चिप उंगलियों में घुमाने लगी और उसकी नजर मुझ पर टिक गई। पूरी बोतल पी जाने के बावजूद मेरा चेहरा शराब से लाल हो चुका था, लेकिन मैं जरा भी पीछे हटने वाला नहीं लग रहा था। ये देखकर उसके माथे पर अनायास शिकन पड़ गई। दाईं ओर आखिरी स्थान पर रहने वाली महिला हार गई थी, लेकिन वह बिल्कुल निराश नहीं थी। उसने पहली नजर में ही समझ लिया था कि नानबान शाओजी जी की क्षमता कितनी जबरदस्त है। यहां मौजूद इन हैंडसम लड़कों में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। यहां मौजूद ज्यादातर लोग रोज मेंगलू के साथ मौज मस्ती करते थे। कभी कोई जीतता था, कभी कोई हारता था, लेकिन इस बार लिन यिंग अलग थी। मानो उसे कोई सोने की खान मिल गई हो। उसने तो खास तौर पर समय निकालकर हैंडसम लड़कों का चुनाव किया था ताकि आज के खेल में उनसे जमकर पैसा ऐंठ सके। जब नतीजा पहले से ही तय था तो जितनी देर तक खेल चलता उतना ही ज्यादा नुकसान होता। इससे अच्छा था कि जल्दी बाहर हो जाओ और आराम से दर्शक बनकर स्ट्रिप शो देखो। महिला ने खुशी खुशी अपने चिप्स दिए और धीरे से अपने पुरुष साथी की कमर थपथपाई। जाओ, उधर जाकर कपड़े उतारो। मेरी नजर उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगी। शायद वह पहले से ही ऐसे माहौल का आदी था। फेंक फेंक के चेहरे पर जरा भी विरोध नहीं था। वह शांत भाव से स्विमिंग पूल की ओर चला गया। पूल के बीचों बीच पत्थर का एक छोटा सा मंच और फव्वारा बना हुआ था। अंदर आते समय मैं सोच रहा था,
स्विमिंग पूल के बीच में ऐसा अजीब डिजाइन क्यों बनाया गया है? अब समझ आया, वह प्रदर्शन के लिए था। फेंक फेंक तैरकर उस पत्थर के मंच पर चढ़ गया। अचानक चारों ओर तेज और जोशीला संगीत गूंज उठा। उसकी प्रचंड लय हर किसी की नसों को झकझोर रही थी। सिर के ऊपर की रोशनियां भी बदलने लगीं। रंग बिरंगी चमकती रोशनियां आपस में मिलकर पूरे स्विमिंग पूल को सपनों जैसी रंगीन दुनिया में बदल रही थीं। फेंक फेंक अपने मोहक नृत्य के साथ एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगा। सीटियां, तालियां और शोर लगातार गूंज रहे थे। पूरा माहौल चरम पर पहुंच चुका था। लगभग सबकी नजरें, मेरी भी, एक साथ पूल के बीच खड़े फेंक फेंक पर टिकी हुई थीं। सिर्फ आन केचियाओ अलग थी। वह जटिल भावों से मुझे देख रही थी। जब उसने मेरे चेहरे पर आश्चर्य और जिज्ञासा देखी, तो धीरे धीरे उसकी भौहों के बीच घृणा और असहजता की हल्की झलक उभर आई। शायद उसे एहसास हो गया था कि मैं उसकी नजरों को महसूस कर चुका हूं। मैंने भी मुड़कर उसकी ओर देखा। शराब की बोतलों और चिप्स से भरी मेज के पार, रंग बिरंगी रोशनियों के बीच हम दोनों कुछ देर तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। इस समय अगर मैं सिर्फ एक शब्द कह देता, तो वह तुरंत मुझे यहां से लेकर चली जाती। लेकिन मैं उसे मुश्किल से 3 सेकंड देख पाया और फिर अपनी नजरें हटा लीं। मैंने हाथ बढ़ाकर हल्के नीले रंग की फलों वाली शराब की बोतल खोली। पॉप! ढक्कन खुलने की आवाज आई। मैं सिर झुकाकर चुपचाप इंतजार करने लगा। अभी भी जारी रखने का इरादा है? आन केचियाओ हल्के से हंसी। उसके हाथ में पकड़ा चिप धीरे धीरे दबकर टेढ़ा हो गया। फिर उसने उसे सीधे अपनी उंगलियों से चकनाचूर कर दिया। चक! वह 2 टुकड़ों में टूट गया। उधर फेंक फेंक का प्रदर्शन समाप्त हो चुका था। कमरे की रोशनी फिर से चमकदार सफेद हो गई। तेज रोशनी ने फेंक फेंक के गोरे और मजबूत शरीर को पूरी तरह उजागर कर दिया। हालांकि वह पहले से मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन उस पल की शर्म और झटका उसके लिए फिर भी असहनीय था। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके पैर लड़खड़ा गए और वह सीधे स्विमिंग पूल में गिर पड़ा। मेंगलू ने यूं ही किसी एक आदमी की ओर इशारा किया। जाओ, उसे बाहर निकालो। फिर उसने मेज के पास बचे हुए 7 आदमियों को हाथ से बुलाया। आओ आओ, हम खेल जारी रखते हैं। उसने सिर घुमाकर मेरी ओर देखा। मैं सिर झुकाए बैठा था और साफ तौर पर घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। शायद उसने समझ लिया कि मैंने पहली बार ऐसा दृश्य देखा है। वह सावधानी से बोली, बेबी, जब तुम बार में शराब बेचते थे, तब क्या किसी मालिक ने तुम्हें कभी ऐसे खेल में शामिल नहीं किया? मैंने ईमानदारी से सिर हिला दिया। मैंने सिर्फ 3 महीने तक शराब बेची थी, और दाढ़ी बनाने की मेरी कला भी अच्छी नहीं थी। ग्राहक मुझे पसंद नहीं करते थे। वे मुझे अपने साथ शराब पिलाने के लिए भी नहीं बुलाते थे। मेरा कोई स्थायी मालिक भी नहीं था, और यहां का नाइट क्लब दूसरे देशों के नियमित क्लबों से अलग है। यहां शराब बेचने वाले ग्राहकों के साथ शराब नहीं पीते। इसलिए मैं अब तक। मेंगलू की आंखों में हल्की सी चमक आई। तो तुम अब भी साफ सुथरे हो? मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैंगलू इतना सीधा सवाल पूछेगी। मैंने जल्दी से उसकी नजरों से बचते हुए धीरे से जवाब दिया, हाँ। मैंगलू ने अपने गाल भींचे और आगे बोली, अब तो मुझे थोड़ा अफसोस होने लगा है। मैं उसकी बात नहीं समझा। मैंने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। वह बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि वे सब मेरे बेबी को देखें। उसके इस अप्रत्याशित रवैये से मेरी आंखें चमक उठीं। मैंने झिझकते हुए धीमी आवाज में विनती की, सिस्टर लू, क्या मैं इस खेल से बाहर हो सकता हूं? मैंगलू के चेहरे पर जमी मुस्कान एक पल के लिए ठहर गई। बीच में प्रतियोगिता छोड़ सकते हो, लेकिन उसके बाद जितने भी लोग हारेंगे, उनका सारा पैसा तुम्हें भरना होगा। यही नियम है। तुम्हें पता भी है पूरा हॉल बुक कराने में कितना खर्च आता है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेंगलू इतने वर्षों से इस तरह की महफिलों में रही थी। मेरे साथ उसका व्यवहार भी बस छेड़छाड़ और दिल बहलाने जैसा था। उसके मुंह से निकले मीठे शब्दों में 3 हिस्से सच और 7 हिस्से झूठ थे। उसका यह कहना कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती, सच में मुझे छोड़ना न चाहने की वजह से नहीं था। और यह तो बिल्कुल भी संभव नहीं था कि वह सिर्फ मुझे यहां से ले जाने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करके पूरा हॉल बुक कराती। जीतूं या हारूं, मुझे केवल अपने दम पर ही सब कुछ करना था। हम दोनों के बीच का रिश्ता अचानक ठंडा पड़ गया।
जो धुंधला सा रोमांटिक माहौल था वह भी एकदम से गायब हो गया। मेंगलू ने शांत निगाहों से मेरी ओर देखा, उस भोले और मासूम लड़के की ओर। उसने मेरी आंखों में अभी अभी जगी उम्मीद की चमक को धीरे धीरे बुझते हुए देखा। उसने अपनी तर्जनी से मेरे हाथ में पकड़ी शराब की बोतल पर हल्के से थपकी दी, चेहरे की थोड़ी सी नरमी समेट ली और बोली, मुकाबला जारी रखो। इसके बाद के कई राउंड लगभग दाईं ताओं का व्यक्तिगत प्रदर्शन बनकर रह गए। बाकी सभी प्रतिभागी एक एक करके बेहद सावधानी से खेलते रहे, लेकिन अंत में बेरहमी से बाहर होते गए। कांच की मेज पर चिप्स छोटे पहाड़ की तरह जमा हो चुके थे। तेज और उत्तेजक संगीत गूंज रहा था। मंच पर हो रहे जोशीले प्रदर्शन पूरे माहौल की भावनाओं को उकसा रहे थे। हर राउंड शुरू होता और खत्म हो जाता। मैं लगातार तीसरे स्थान पर बना रहा। 5 बोतलों और लगातार 9 दावों के बाद मेज के सामने केवल आन केचियाओ, मेंगलू और एक अनजान अमीर घराने की युवती बची थी। पिछले राउंडों के हिसाब से अगर कुछ अप्रत्याशित न हुआ तो अगला बाहर होने वाला इंसान मैं ही था। शराब की बोतल पकड़े मेरा हाथ हल्का सा कांप रहा था। सिर झुकाए हुए भी मैं साफ महसूस कर सकता था कि आसपास मौजूद सभी लोग एक साथ मुझे ही घूर रहे थे। आहें, सीटियां और शोर। मुकाबला शुरू होने से पहले ही पूरा माहौल गर्म हो चुका था। कुछ ज्यादा हिम्मती लोग तो सीधे मेज के पास आ गए और खुशामद भरे चेहरे के साथ मैंगलू की चापलूसी करने लगे। लू दीदी, आपका छोटा बॉयफ्रेंड तो सचमुच दुनिया का नायाब हीरा है। आज तो आपने बस एक झलक दिखाकर ही हम पर एहसान कर दिया। आगे से मैं आपकी गाय बनकर भी सेवा करूं तो कोई शिकायत नहीं होगी। इतना खूबसूरत लड़का। लू दीदी, जिस दिन आपका इससे मन भर जाए, क्या इसे मुझे भी एक बार चखने देंगी? चारों ओर लगातार ऐसी बातें गूंजने लगीं। मेंगलू ने सब कुछ बिना किसी प्रतिक्रिया के सुन लिया। जब औरतों की झिझक पूरी तरह खत्म हो गई तो उनकी अश्लील बातें और भी खुलीं और बेहिचक होती चली गईं। मेरी उंगलियां उस शराब की बोतल को और कसकर पकड़ने लगीं। हथेली के घाव से चुभने वाला तेज दर्द उठने लगा। आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने जोर से शराब की बोतल मेज पर दे मारी। धड़ाम। आवाज इतनी तेज थी कि सब लोग एकदम चुप हो गए। लगभग उसी समय आन के चियाव ने भी सिर उठाकर मेरी ओर देखा। होंठों पर हल्की मुस्कान लिए उसने अर्थपूर्ण लहजे में पूछा, श्री जी, क्या आप आगे जारी नहीं रखना चाहते? उसका सवाल बहुत घुमाकर पूछा गया था, लेकिन मैं उसकी आंखों में छिपा हुआ अर्थ साफ पढ़ सकता था। जैसे वह पूछ रही हो, क्या यही है तुम्हारी वह लू दीदी जिनकी तुम्हें इतनी परवाह है? मैं जानता था कि आन केचियाओ हमेशा से मेरा इंतजार कर रही थी। वह बस मेरे मुंह से नहीं सुनना चाहती थी। मैं यह भी अच्छी तरह जानता था, अगर मैं कह देता कि मैं आगे नहीं खेलना चाहता तो आन केचियाओ मुझे तुरंत यहां से ले जाती। हालांकि उसने शुरू से आखिर तक अपनी भावनाएं जाहिर नहीं की थीं, फिर भी मुझे इस बात का पूरा यकीन था। लेकिन अगर मैं सबके सामने आन केचियाओ की मदद स्वीकार करके उसके साथ चला जाता तो इसका मतलब होता कि मैं सबके सामने मैंगलू की बेइज्जती कर रहा हूं, और साथ ही सभी लोगों को यह भी पता चल जाता कि मेरे और आन केचियाओ के बीच ऐसा रिश्ता है जिसे साफ शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। उसके बाद हमारे लिए एक दूसरे से सामान्य नजर मिलाना भी मुश्किल हो जाता। मैंने अपनी भावनाओं को दबा लिया, होंठ भींचे, फिर शर्मीली मुस्कान के साथ आन केचियाओ से कहा, क्या हो दीदी, आपने गलत समझा। मैं बस थोड़ा ज्यादा पी गया हूं, इसलिए बोतल ठीक से पकड़ नहीं पाया। लू दीदी मुझे बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने तो मुझे खुलकर हारने की भी इजाजत दे रखी है। ऐसे अहम समय पर मैं पीछे कैसे हट सकता हूं? आइए, जारी रखें। मैंने एक नजर आन के चियाओ के बगल में शांत बैठे दाई ताओ पर डाली, फिर दाईं ओर खड़े उस आदमी की तरफ देखा जिसका शरीर बुरी तरह डगमगा रहा था और जिसकी आंखें पहले ही धुंधली पड़ चुकी थीं। मैंगलू द्वारा तैयार की गई फ्रूट वाइन सचमुच काफी तेज थी। एक सामान्य इंसान कुछ ही बोतलों के बाद जवाब दे देता, लेकिन अब तक पीते पीते मेरी असली बढ़त सामने आने लगी थी। बचे हुए 3 लोगों में मैं ही अकेला था जो लगातार कई बोतलें पीने के बाद भी नशे में नहीं था। इस राउंड में तीसरे स्थान पर कौन रहेगा, यह कहना अब आसान नहीं था। मैं बिना घबराए फिर से शराब की बोतल उठा ली। वेट्रेस ने टाइमर चालू कर दिया। दाई ताओ का प्रदर्शन हमेशा की तरह स्थिर था, हालांकि
वह पहले से थोड़ा धीमा हुआ था, फिर भी उसने एक बोतल 21 सेकंड में खत्म कर दी और सबसे आगे बना रहा। इसके बाद सबकी नजरें स्वाभाविक रूप से मुझ पर और दूसरे आदमी पर टिक गईं। मेरी गति पहले जैसी ही थी। मेरे और उस आदमी के बीच केवल 4-5 सेकंड का अंतर था। हम दोनों एक दूसरे का पीछा करते हुए बिल्कुल बराबरी से आगे बढ़ रहे थे। एक बोतल लगभग खत्म होने वाली थी, फिर भी मैं उसे पीछे नहीं छोड़ पाया। उसी क्षण आन के चियाओ की आंखों में ठंडी चमक कौंधी। वह अचानक अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। लगभग उसी समय उस आदमी के चेहरे पर दर्द भरा भाव उभर आया। उसने आंखें पलट लीं। उसके हाथ से शराब की बोतल छूट गई। अगले ही पल वाक उसने बगल में बैठी अमीर घराने की युवती के ऊपर उल्टी कर दी। उस युवती का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। धत्ता तेरे की, इसे यहां से दूर ले जाओ। ओ छिए, कोई है, जल्दी आओ, इस आदमी को बाहर घसीट कर ले जाओ, बदबू से जान निकल रही है। पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल गया। मैंने उसी मौके का फायदा उठाकर आखिरी घूंट भी पी लिया। फिर झुककर उस आदमी के हाथ से गिरी हुई आधी बची शराब की बोतल उठा ली। मैंने उसे ऊंचा उठाकर सबके सामने लहराया और जोर से कहा, मैं जीत गया। मेरी नजर के कोने में सामने खड़ी आन केचियाओ दिखाई दी। पता ही नहीं चला कि वह कब अपनी सीट से उठकर खड़ी हो गई थी। उसका चेहरा इतना गंभीर था कि वह किसी भी तरह शांत दिखाई नहीं दे रही थी। वह बिना हिले डुले बस मुझे देखती रही। उसकी आंखों में गुस्सा, हैरानी, निराशा और दर्द, चारों भाव एक साथ घुल मिल गए थे। उसे इस तरह देखते ही मेरा दिल जोर से कस गया। डरो मत श्याओदा, बस अब खत्म होने ही वाला है। अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो आन केचियाओ बहुत जल्द मुझ में दिलचस्पी खो देगी। मैं लगातार खुद को दिलासा देता रहा। फिर सहज दिखने की कोशिश करते हुए सिर घुमाकर मैंगलू की ओर देखा और उसे एक मीठी मुस्कान दी। लू जी, अब बस आखिरी राउंड बचा है। बेबी, तुम सच में कमाल हो। मेंगलू की दिलचस्पी इस मुकाबले के जीत हार से कहीं ज्यादा मेरे शरीर में थी। उसे मुझसे वास्तव में कोई बड़ी उम्मीद नहीं थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं आखिर तक टिक जाऊंगा। उसका पहले का शांत और बेपरवाह मूड जाने क्यों प्रभावित हो गया। मुकाबले के नतीजे को लेकर उसके मन में आखिरकार कुछ उत्सुकता पैदा हुई। वह आलस से कुर्सी की पीठ से टिक गई और सिर उठाकर मुझे देखने लगी। उसने अनजाने में मेरी और मैंगलू की तरफ देखा। जरा भी हिचकने की हिम्मत नहीं हुई और तुरंत सिर हिलाकर बोली, जी, क्या हो जी, मैं अभी व्यवस्था करती हूं। शराब पार्टी आखिर अपने अंतिम निर्णायक मुकाबले तक पहुंच गई। दाइताओ, जो अब तक अपने प्रतिद्वंद्वियों से बात करना भी जरूरी नहीं समझता था, आखिरकार शांत स्वर में बोला, इस सज्जन की शराब पीने की क्षमता मुझसे ज्यादा है, लेकिन अफसोस हमारी प्रतियोगिता सिर्फ शराब पीने की नहीं बल्कि रफ्तार की भी है। जब तुम्हें कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो तुम्हारी तरह पी सकती हो, तब भी तुम्हें हार माननी ही पड़ती है। मुझे दाई ताओ की बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और मैं उसे यह बताने वाला भी नहीं था कि पूरे रास्ते लोगों को हराते हराते मेरे लिए आखिरी राउंड ही सबसे आसान था। सीधे शुरू करते हैं। मैंने शराब की बोतल उठाकर वेटर को इशारा किया। वेटर ने तुरंत समझ लिया और टाइमर चालू कर दिया। मैंने जल्दी से पीना शुरू नहीं किया, बल्कि बोतल को कसकर पकड़ा और बेहद तेजी से उसे घड़ी की उलटी दिशा में घुमाया। बोतल के अंदर की शराब तुरंत एक शक्तिशाली भंवर में बदल गई। फिर मैंने गर्दन उठाकर शराब गटकनी शुरू कर दी। सिर्फ 6 सेकंड लगे, पूरी बोतल खाली हो चुकी थी। मैंने लोगों की हैरानी भरी आवाजों को नजरअंदाज किया, धीरे से बोतल नीचे रखी और दाईं ताओ की बोतल में बची आधी शराब पर नजर डालते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं फिर जीत गया। इस अप्रत्याशित नतीजे ने पूरे हॉल को उबाल दिया। उस पल लोगों की दाईं ताओं को नाचते देखने में उतनी दिलचस्पी नहीं थी जितनी मेरी ठंडी और आकर्षक शक्ल में। मेंगलू ने गाल फुलाते हुए आन के चियाओ की तरफ भौं उठाई। कियाओ जी, कैसा लगा? जिस लड़के पर मेरी नजर पड़ी है वह कमाल का है ना? क्लीन किल, वाकई बहुत शानदार। आन के चियाओ ने उसकी तरफ हल्की नजर डाली। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी ठंडी और गहरी आंखों में हिंसक क्रोध की तीव्र चमक छिपी हुई थी। कियाओ जी, पास खड़ी लिन यिंग ने सावधानी से बोलना शुरू किया। वह पैसे की बात पूछना चाहती थी, लेकिन आ यिंग ने उसे तुरंत एक तरफ खींच लिया। रेत के बोरे जितना बड़ा मुक्का सीधे लिन यिंग के सीने पर पड़ा। दर्द से उसकी जान निकल गई। मुझे क्यों मारा? आ यिंग ने नेक इरादे से चेतावनी दी।
जो पैसे तुम हारी हो क्याओ जी उनका भुगतान कर देंगी। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो चुप रहो। क्या? ये तो बस एक खेल था। थोड़े पैसे ही तो हारे हैं। इसका जान से क्या लेना देना? क्या क्याओ जी इतनी छोटी सोच वाली इंसान है? लेन यिंग को विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में अब भी पैसों का ख्याल था। वह आ यिंग को धक्का देकर अपने चिप्स वापस लेने बढ़ी। आ यिंग ने बिना झिझक पिस्तौल निकाली और उसकी कमर के पीछे लगा दी। कहा ना, इंतजार करो। डर के मारे लिन यिंग बुरी तरह कांप गई। घबराकर उसने बार बार आन के चियाओ की तरफ हाथ हिलाए। क्याओ जी, आप लोग बात कीजिए, बात कीजिए। पैसों की बात बाद में कर लेंगे। सच में कोई जल्दी नहीं है। मैं इंतजार कर सकती हूं। उधर की हलचल देखकर मेंगलू कुर्सी पर सीधी होकर बैठ गई। उसने दोनों बाहें घुटनों पर रखीं और थोड़ा आगे झुककर बोली, क्याओ जी, इसका क्या मतलब है? आन केचियाओ ने सिर उठाया और ठंडी नजर से मेरी तरफ देखा। मेरा आदमी, तुम लोगों के साथ इतना समय विनम्रता से खेलता रहा। तुम्हें क्या लगता है मेरा क्या मतलब है? उस औरत की बात मानो बम की तरह भीड़ में फट गई और उसके साथ मेरा दिल भी चकनाचूर हो गया। कुछ ही पलों में वह टुकड़ों में बिखर गया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही नतीजा आया, आन केचियाओ अब मुझसे बेहद नफरत करेगी। आखिर मेरी समझ में तो कोई बड़ा आदमी किसी बदनाम और सस्ता समझे जाने वाले पुरुष को पसंद नहीं करता और न ही किसी परिचित के साथ प्रेम प्रतिस्पर्धा करता है। लेकिन यह औरत कभी सामान्य रास्ता नहीं अपनाती थी, इसलिए मैं आज तक एक बार भी आन केचियाओ को पूरी तरह समझ नहीं पाया। क्या चल रहा है? मेंगलू ने अपना सामान्य चिड़चिड़ा स्वभाव समेट लिया और मेरी तरफ मुड़कर बोली, बेबी, तुम क्याओ जी के साथ हो और मुझे बताया भी नहीं। जानबूझकर किया ना? नहीं। मैंने सिर हिलाया। मैंने हामी नहीं भरी। इसने हामी नहीं भरी। आन केचियाओ ने मेरी बेचैन आंखों को देखते हुए शांत स्वर में मेरी बात पूरी की, मैं ही हूं जो तुमसे आदमी छीन रही हूं। मेंगलू हल्का सा हंसी। उसके शरीर से निकलने वाला दबाव अचानक बढ़ गया। वह हमेशा आन केचियाओ को सम्मान देती थी क्योंकि आन केचियाओ किसी को सम्मान नहीं देती थी। दोनों पुराने परिचित भी थीं। उनके सहयोग से मिलने वाला लाभ दुश्मनी से कहीं अधिक था। लेकिन आखिरकार आन केचियाओ इस देश की नहीं थी। एक कहावत है, शक्तिशाली ड्रैगन भी स्थानीय सांप को नहीं दबा सकता। यहां अगर असली ताकत की बात की जाए तो आन केचियाओ के पास ऐसा कोई कारण नहीं था कि वह मैंगलू के सिर पर चढ़कर हुकूमत करे, और अब वह उससे आदमी भी छीनना चाहती थी। मेंगलू ने हाथ बढ़ाकर खुले तौर पर मेरी कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ खींच लिया। मेरा संतुलन बिगड़ गया। बैठते समय मेरा दूसरा हाथ मेंगलू की कुर्सी के हत्थे पर टिक गया। मेंगलू ने काले मखमली दस्ताने के ऊपर से धीरे धीरे और आराम से मेरे हाथ की पीठ को सहलाया। फिर शांत स्वर में बोली, हर चीज का एक पहले और बाद में आने का नियम होता है। और फिर तुमने मुझे न्योता भेजा था। ये तो छोड़ो कि मैं क्याओ जी को बाद में आने पर स्वीकार करूंगी भी या नहीं। कम से कम मेरे बेबी की राय का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर वह तुम्हारे साथ जाना ही ना चाहे तो साथ जाना ही ना।